अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी एमटीके इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अकबर शमसी हियर एट मकसद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। और जैसे मैंने आप सबको बताया कि ये ना सिर्फ फर्स्ट ईयर का बल्कि एमडीकैट के लिए भी सबसे बड़ा चैप्टर है। और मैंने इसको इसीलिए चूज़ किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो सिंध बोर्ड से बिलोंग करते हो, पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हो, फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हो, केपीके से, ए लेवल से बिलोंग करते हो, सबके लिए ये बड़ा एक ट्रबल करने वाला चैप्टर है। बहुत तंग रहते हैं बच्चे इस चैप्टर से क्योंकि वो डरते हैं इतने सारे फाइलम और उनके कैरेक्टरिस्टिक से, और इसी वजह से उनको आखिरी हल ये नज़र आता है कि हम इसके एमसीक्यूज जो है वो स्किप कर दें, हम इसको छोड़ दें, इसको डिस्करेज करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला अब हम आज किंगडम एनिमेलिया जब स्टार्ट करेंगे और अभी जैसे जैसे मैं आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो ये आपके लिए बहुत आसान चैप्टर बनता चला जाएगा। तो भाई आज का तभी मैंने टाइटल रखा है एनिमेलिया कैसे याद करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्पाइट ऑफ डूइंग सो मच प्रैक्टिस सारी ट्रबल इस बात पे आती है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें याद नहीं रहते, हम इतने सारे फाइलम के कैरेक्टर्स को मिक्सअप कर देते हैं। तो उसी को कैसे याद रखना है और किस तरह से आपको उसको एमसीक्यूज के अंदर सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, जितने स्टूडेंट सलाम कह रहे हैं। और अब हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और सबसे पहले मैं आपसे जो इंट्रोडक्शन है उस पर बात करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। तो भाई देखें, किंगडम एनिमेलिया जैसे कि नाम बहुत क्लियर है, इसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। और सारे के सारे एनिमल्स यूकैरियोट होते हैं, और यूकैरियोट आप पहले से भी जानते हैं, हमारे पास जितने किंगडम्स आते हैं उसमें से एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, प्रोटोक्टिस्ट हो, फंजाई हो, सब यूकैरियोट्स होते हैं सिवाय बैक्टीरिया के जो कि ये प्रोकैरियोट होता है, राइट। तो एनिमल्स यूकैरियोट्स होते हैं, सारे के सारे एनिमल्स बाय डेफिनेशन मल्टी सेलर होने चाहिए। क्यों? इसके ऊपर एक छोटा सी मतलब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको वो क्लियर करूं कि कुछ एनिमल्स प्रीवियसली एनिमेलिया में होते थे जो यूनिसेलर होते थे, और मैं बात करूं प्रोटोक्टिस्ट की, मैं बात करूं प्रोटोजोन्स की, तो अब वो प्रोटोक्टिस्ट के अंदर क्लासिफाई होते हैं। दे आर नो मोर कंसिडर्ड इन दिस एनिमल्स बिकॉज ऑब्वियसली सारे के सारे एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलर होते हैं। उसके अलावा सारे एनिमल्स डिप्लॉयड होने चाहिए, एक्सेप्ट फ्यू सारे एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि हमारे पास जो हैप्लॉयड होते हैं वो सिर्फ जो है वो गैमीट्स होते हैं। और हमने रिसेंटली रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझा कि किस तरह से मियोसिस गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स को हैप्लॉयड बना देती है, बाकी सारे एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं। उसके अलावा अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। आप सब जानते होंगे, बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि सिर्फ प्लांट्स और एल्गा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। उसके अलावा सारे एनिमल्स, सारे फंजाई, बैक्टीरिया, दे आर मेनली हेटरोट्रॉफ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एनिमल्स भी हेटरोट्रॉफ है, फंजाई भी हेटरोट्रॉफ है। तो एक डिफरेंस ये है कि फंजाई जो होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। इंजेस्टिव का यहाँ पे क्या मतलब है? एनिमल्स की जो न्यूट्रिशन होती है ना वो होलोजोइक होती है। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, और जोइक वर्ड जू से है व्हिच मींस एनिमल्स। तो उनकी जो कंप्लीट न्यूट्रिशन होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंजेशन, जिसमें हम फूड इनटेक करते हैं, फिर डाइजेशन होती है, देन एब्जॉर्प्शन होती है, फॉलोड बाय एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो इसलिए एनिमल्स जो होते हैं वो इंजेस्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, जबकि फंजाई जो होते हैं दे आर एब्जॉर्प्टिव, यानी कि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एनिमल्स मोस्टली, कुछ को छोड़ के ज्यादातर मोटाइल होते हैं। वो जो कुछ को हम छोड़ रहे हैं वो स्पंजेस हैं, वो पॉरिफेरा है क्योंकि वो मोटाइल नहीं होते, वो सिजाइल होते हैं, ठीक। तो ये जितनी चीजें या जितने कैरेक्टरिस्टिक्स येलो कलर से हाईलाइटेड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूकैरियोट को आपको याद रखना है, एक मल्टीसेलुलर को आपको याद रखना है, एक हेटरोट्रॉफ को आपको याद रखना है, एक मोटाइल होने को याद रखना है, और हेटरोट्रॉफ में भी इनके इंजेस्टिव होने को याद रखना है, ठीक है भाई। सो स्टूडेंट्स में जैनब खालिद ने ये कहा है कि इट्स सो डिफिकल्ट चैप्टर थ्रू आउट एमडीकैट सिलेबस। मुझे बिल्कुल मालूम है जैनब, और सिर्फ आपका नहीं, इनफैक्ट तकरीबन सारे स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा एक मर्ज सा होता है। बट आप फिक्र नहीं करें, जब हम इस सेशन को कॉन्सेप्ट्स के साथ और क्लासिफिकेशन के साथ, कैरेक्टर्स के साथ पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, और मैं आपको आगे इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा आज के सेशन के अंदर भी और आगे आने वाले सेशन के अंदर भी। सो आप बेफिक्र हैं, आपको ये चैप्टर उसके बाद बहुत हलवा लगने लगेगा। सो अब कुछ पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं जो किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड है, और ये एमसीक्यू पॉइंट समझे आप इनको, इस तरह से मैंने इसको जॉट डाउन किया है। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये किंगडम जो है वो मोस्ट डाइवर्स होता है। मोस्ट डाइवर्स का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है, वो बहुत ज्यादा है। वो डाइवर्सिटी किस हिसाब से होती है? दे आर डाइवर्स इन देयर साइज, इन देयर शेप, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं,
इन देयर हैबिटेट, मतलब है कि आपको दुनिया में ऑलमोस्ट हर हैबिटेट यानी लोकेशन पे आपको एनिमल्स मिलेंगे, एंड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी, तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे एनिमल्स जो है वो डाइवर्स होते हैं, और इसी वजह से ये सबसे बड़ा किंगडम है इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज, और वो नंबर है 1.3 मिलियन। मतलब दिस इज ह्यूमंगस, दिस इज मॉन्स्ट्रस नंबर। व्हाई? बिकॉज 1 मिलियन के अंदर 10 लाख है, 1.3 मिलियन का मतलब सिर्फ दुनिया में 13 लाख किस्म के एनिमल्स हैं। आप अभी जब मैं आपको थोड़ा थोड़ा फैक्ट बताऊंगा तो आपको कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए 13 लाख किस्म के एनिमल्स, राइट? और ह्यूमन उनमें से एक किस्म का, यानी कि हम बेसिकली किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं, और हमारी इंसान की दुनिया में आबादी तकरीबन 8 बिलियन है। यानी कि अगर हम सिर्फ एक इंसान एक टाइप दुनिया में लगभग 8 अरब के बराबर, तो सोचिए हमें 8 अरब को हटा के अभी भी 12,99,999 यानी कि 12,99,999 टाइप्स ऑफ एनिमल्स अलग हैं। यानी कैट इज अ टाइप, ठीक है, डॉग इज अ टाइप। यानी आप सोचिए कि दुनिया में टोटल नंबर ऑफ कैट्स, दुनिया में टोटल नंबर ऑफ डॉग्स और सो ऑन, मतलब हर एनिमल की टाइप। सो उस टाइप के टोटल नंबर्स काउंट करें तो 13 लाख किस्म के एनिमल्स और फिर उनके रिस्पेक्टिव नंबर्स। तो ये जो जब हम इनके टोटल नंबर कैलकुलेट करते हैं तो ये एक्सपोनेंट की जो 100 पावर है उससे भी क्रॉस कर जाता है, इसलिए ये बहुत बड़ा किंगडम माना जाता है, और तभी हम इसको मोस्ट डाइवर्स और लार्जेस्ट किंगडम कहते हैं। और सोचिए कि ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि टोटल जितने नंबर ऑफ स्पीशीज इस प्लैनेट पे हैं, यानी कि अमंग ऑल प्लांट्स, ऑल फंगाई, ऑल बैक्टीरिया, ऑल एल्गा और एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें सिर्फ 75% यानी 3/4 तो टोटल जितनी भी टोटल स्पीशीज हैं वो एनिमल्स ने ऑक्यूपाई किए हुए, ठीक है। तो इससे इनके अबंडेंट होने का बहुत अच्छे से पता लगता है, यानी कि बाकी 25% यानी जो 1/4 बच रहा है उसके अंदर बाकी प्लांट्स, एल्गा, बैक्टीरिया सब आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3/4 एनिमलिया ने अलग से रखा हुआ कि भाई ये तो मेरा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इतने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, इतनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स उनके नंबर्स हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल अनाबिया, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ईयर में आपको मुश्किल लगते होंगे, और आमतौर पे फर्स्ट ईयर के अंदर जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम चूंकि इसकी थ्योरी को टारगेट कर रहे होते हैं, हम इसको क्वेश्चंस के तौर पे, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स आर जस्ट गोइंग बिफोर के उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लें और लंबे लंबे आंसर्स लिख के आ जाएं और बस मार्क्स आ जाएं, इसलिए वो एनिमेलिया को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू समझते नहीं है, और फिर वो जाहिर है एनिमेलिया उनके लिए नाइटमेयर बन जाता है। और जब एमडीकैट में आते हैं तो अगर वो उसी अप्रोच से दोबारा पढ़ेंगे तो वो भागेंगे उस चैप्टर से, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, थोड़ी सी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। और जब मैं आपको उसको एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो आपको ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनिमल्स की एक थोड़ी मोटी मोटी क्लासिफिकेशन के। एनिमल्स जो है वो 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, ठीक है भाई। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स जो कि 96% होते हैं, और एक होते हैं वर्टिब्रेट्स जो कि 4% होते हैं, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो अगर आपकी नॉलेज में हो तो इसमें फिशेज आ जाती हैं, इसमें एम्फीबियंस आ जाते हैं, इसमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, इसमें बर्ड्स यानी कि एव्स आ जाती है, उसमें मैमल्स आ जाते हैं। 5 क्लासेस हैं, और सोचिए दुनिया के 5 क्लासेस मिला के सिर्फ 4% बनाते हैं, और 4% के अलावा बाकी 96% एनिमल्स जो है वो इनवर्टिब्रेट्स जो है फॉल करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? बेटा इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जिनमें वर्टिबल कॉलम जिसको हम बैकबोन कहते हैं वो नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर ये वर्टिबल कॉलम यानी कि जो बैकबोन है मौजूद होती है। बाकी मैंने डाइवर्सिटी के आपको सारे एस्पेक्ट्स बताए कि शेप में, साइज में, हैबिटेट में, कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी करते हैं। और कहा जाता है कि एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एंसेस्ट्रल जो प्रोटोक्टिस है उनसे इवॉल्व हुए हैं। सो ये थे कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, इनको आप एमसीक्यू के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके बहुत काम आते हैं। इनफैक्ट ये हमारा जो एक बेसिक ग्राउंड है यानी कॉन्सेप्ट, उसको बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम टोटल बात कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ फाइल है, हमें क्या पढ़ना है, इसका जो थोड़ा सा एक स्केच है वो समझा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए 33 फाइलर के अंदर जो होते हैं वो 9 मेजर है, और हमें ये पढ़ने होते हैं। ये हैं जो हमारे एमडीकैट के सिलेबस में गिवन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, जब आप एमडीकैट के सिलेबस में जाते हैं तो वहाँ पे जब सब टॉपिक्स है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल फाइला, यानी वहाँ पे किसी एनिमल फाइलम का नाम मेंशन नहीं है, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें सिर्फ बस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है या हमें बस उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे जो मतलब है वो सारे 9 मेजर फाइल है, क्योंकि ये वो हैं जो सारे के सारे बोर्ड्स में, और स्पेशली अगर हम बात करें तो सिंध बोर्ड में भी गिवन है और बाकी बोर्ड्स के अंदर है, लेकिन
सबको मेजर ही ऑल टुगेदर करना है। माइनर वाले जो फाइलम होते हैं ना वो गिवन होते हैं और ना ही वो पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल है। तो हमें ये बड़ी एक आपके लिए सुकून वाली चीज़ होनी चाहिए कि 9 मेजर पढ़ने, सोचे अगर 24 माइनर भी पढ़ने हो तो 33 फाइलम में तो वाकई में इतना मिक्सअप हो कि स्टूडेंट्स तो परेशान हो जाए। लेकिन वो 9 मेजर के अंदर भी फंस जाते हैं और याद रखना मसले की बात नहीं है, लेकिन जब दूसरा फाइलम आप पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक सब मिक्स हो जाती हैं और यही याद नहीं रहता कि किसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी। सो अब इनको उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए एनिमल क्लासिफिकेशन है, एक वो है जो ओल्ड वन है और एक वो है जो अब फॉलो होती है यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। और ओल्ड क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि इनके अंदर यूनिसेलुलर यानी कि प्रोटोजोन्स भी जो है वो ऐड किए जाते थे। अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा आपको क्लियर कर दूं कि प्रोटोजोन्स कौन है। जैसे कि अगर आपको अमीबा का नाम याद पड़ता हो, युगलीना का नाम याद पड़ता हो, पैराविशम का नाम याद पड़ता हो, ये सब प्रोटोजोन है। और अब ये सब किंगडम एनिमलिया में क्लासिफाई नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिफिकेशन, बिकॉज अब नई क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल्स ऑल मस्ट बी मल्टी सेलुलर। तो इस वजह से प्रोटोजोन्स अब यहाँ पे नहीं है और प्रोटोक्टिस में है। बाकी जो बच गए मेटोजोन्स मल्टी सेलुलर वो आज भी मौजूद है। तो अगर हमने इस वाली जो पहली क्लासेस को अगर खत्म कर दिया तो फिर ओल्ड वन तो ऑब्सोलीट हो गई। तो अब जो नई क्लासिफिकेशन है वो इसी मेटोजोन्स से निकली है और वो जो दो ग्रुप्स है अब उनके ऊपर बात करेंगे हम। पहला जो ग्रुप है वो है पैराजोआ और दूसरा ग्रुप जो है वो यूमेटाजोआ। तो आइए अब इसमें बात कर लेते हैं कि इनमें क्या होता है। अच्छा, मैंने फर्स्ट ईयर में चॉइस में छोड़ दिया था जी उर्वा, बिल्कुल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, बट फिक्र नहीं करें, अब आपको इसको चॉइस में छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास चॉइस में छोड़ने की चॉइस भी नहीं है अब तो, क्योंकि एमडीकैट के अंदर आपको सारे सवाल करने होते हैं। अगर आप छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस एनीमोर और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपसे आराम से सारे इंशाल्लाह किंगडम एनिमलिया के सवाल होंगे। सर माइनर कौन से हैं? अलाबिया माइनर फाइलम वो होते हैं जैसे कि उनके अंदर जो स्पीशीज़ है वो कम होती हैं। जब मेजर और माइनर जो होते हैं ना वो किस बिहाफ पे रखे जाते हैं, मेजर वो हैं जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा डेवलप है और उनके अंदर स्पीशी का नंबर भी ज़्यादा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको अनाबिया, जैसे कि फर्स्ट कर लीजिए हम छोटे से छोटे मेजर फाइलम की बात भी करें, वो पोरिफेरा है, बिल्कुल पहला फाइलम है, आपको मालूम होगा उसमें स्पंजेस हैं। तो वो सबसे छोटा फाइलम होगी भी 5000 स्पीशी रखता है, जबकि जो माइनर फाइलम होते हैं ना उसके अंदर 100-200 स्पीशी होती है। मैं आपको माइनर की एग्जांपल भी दे देता हूँ। आपने कॉर्डेटा से पहले सुना होगा फाइलम हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा माइनर फाइलम है और कहीं आता है कि उसमें 90 स्पीशीज होती है और कहीं आता है कि 100 स्पीशी होती है। तो बेसिकली स्पीशीज के नंबर के एतबार से माइनर और मेजर क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। यस ज़ारा, मेटाजोन्स आर फर्दर क्लासिफाइड और वही फर्दर क्लासिफिकेशन दो ग्रुप्स के मैं आपको बता रहा हूँ। एक है बेटा पैराजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ में एक वर्ड तो तय है कि जोआ आ रहा है, जू का मतलब मैंने आपको बताया, जोआ वर्ड जू से निकला, उसका मतलब एनिमल है। अब बच गया पैरा और बच गया यूमेटा, ये समझ लेते हैं। ठीक है, पैरा का मतलब होता है अलोंग, आप लोग इसे कहते हैं ना पैराग्राफ, ठीक है। तो पैरा का मतलब होता है पायो में। मैंने आपको शुरू में अपने पहले सेशन में बताया था कि आप लोग ने टर्मिनोलॉजी वगैरह के लिए अपना कॉलम बना के रखना है। तो पैरा का मतलब जो है वो है अलोंग और यहाँ पे मतलब बन रहा है अलोंग एनिमल्स। ना व्हाट डज दिस मीन, अलोंग एनिमल्स हम क्यों कहेंगे, तो मैं इसको आपको जरा समझाता हूँ। देखिए एनिमल्स की ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एनिमल्स में टिश्यू होना लाजिम है, एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सिमेट्री होती है, सीलोम होता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो ट्रू मल्टीसेलुलर, और ट्रू का मतलब यहाँ पे यू है, आपने यू कैरियोट में भी सुना होगा EU वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब वो ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल और यहाँ पे लिखा हुआ भी इनफैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रू मल्टीसेलुलर या वो ट्रू एनिमल की प्रॉपर्टीज मिसिंग हो, जैसे कि सिमेट्री ना हो, जैसे कि सीलोम ना हो, जैसे कि टिश्यू ना हो, जैसे कि डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनिमल्स में होती है, यानी एनिमल्स की जो इनहेरेंट जो उसकी इंटीग्रल प्रॉपर्टीज हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज अगर मिसिंग हो तो हम उसको कहेंगे कि इसको हम अलोंग द एनिमल्स रखेंगे, यानी बिसाइड द एनिमल्स कहेंगे। तो इसलिए पैरा का मतलब यहाँ पे बिसाइड या अलोंग हो गया। ये इस तरह से है कि फर्स्ट कर लीजिए कि आपने कोई आप 7-8 फोन्स फॉर एग्जाम्पल आपने लिया और अगर एक फंक्शनल नहीं है और वो थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, तो आप उसको चूंकि फंक्शनल नहीं तो आप उसको साइड पे रख देते हैं कि ये तो रिपेयर होना है, तो रिप्लेस होना है, तो बाकी को आप एक कैटेगरी में रखते हैं। तो पैराजोआ के साथ भी ऐसे ही है कि पैराजोआ में वो एनिमल्स आते हैं जो होते हैं मल्टी सेलुलर, उनको बाहर नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वो ट्रू एनिमल्स प्रॉपर्टीज नहीं रखते इसलिए उनको थोड़ा सा अलग रखते हैं। अब पैराजोआ में सिर्फ एक ही फाइलम आता है, यानी कि जो मैंने 9 आपको बताए हैं, 9 मेजर, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी है कि एक पोरिफेरा अलग है और 8 अलग है। अब ये जो 8 है ना, ये यूमेटाजोआ में 8 आ जाते हैं, ठीक है भाई। ये जो यूमेटाजोआ है इसमें 8 फाइलम आ जाते हैं और जो एक अकेला फाइलम है वो पैराजोआ में आ जाता है, ठीक है भाई। तो
अब आपको ये जहन में रखना है कि जो पॉरीफेरा है वो सिर्फ ये एक फाइलम है जो पैराजोआ में इंक्लूडेड है, बाकी के जितने भी 8 मेजर फाइला हैं वो इंक्लूड होते हैं यूमेटोजोआ में। ठीक है भाई, तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया और क्लासिफिकेशन भी क्लियर कर दी है। अब हम टोटल फाइला में जो पुरानी क्लासिफिकेशन है उसको स्किप करके जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। पैराजोआ भी मल्टी सेलुलर है ना, रहीमा ने कहा है। जी जी बेटा बिल्कुल पैराजोआ मल्टी सेलुलर है, क्योंकि देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमने निकाली ही मेटाजोआ से, तो मेटाजोआ तो मल्टी सेलुलर है, तो सब अब मल्टी सेलुलर ही हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके अलावा एक सवाल है मेटाजोआ यूमेटोजोआ में डिफरेंस बताएं। देखिए हम सब सिर्फ जब मेटाजोआ कहते थे, क्योंकि वो ओल्डर क्लासिफिकेशन है, तब हमारा मकसद होता है ओवरऑल मल्टी सेलुलर, यानी कि उसके अंदर पॉरीफेरा शामिल था तब, क्योंकि हमने पॉरीफेरा को अलग किया ही नहीं था। लेकिन अब जब यू मेटाजोआ है तो यू वर्ड लगाने का मकसद वो वाले मल्टी सेलुलर एनिमल, मतलब मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन वो जिनके अंदर ट्रू मल्टी सेलुलर यानी एनिमल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी जो मैंने भी बताई सिमेट्री है, टिश्यू वगैरह का होना, और वो जिनमें नहीं है वो पैराजोआ में है। ठीक, और इसलिए इस चैप्टर को हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं था, अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप बेफिक्र है, यहाँ पे तो इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब हम किंगडम एनिमेलिया के उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना, अगर मैं इस एनिमेलिया को एक होता है ना उसका नक्शा आपके सामने रखूं कि देखिए ये कहाँ से मुश्किल है, उसकी थोड़ा कॉजेस पे, उसके रूट कॉजेस पे चलते हैं। अगर मैं मान लीजिए कॉन्सेप्ट्स अगर स्किप कर देता हूँ और मैं इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाए बगैर कैरेक्टरिस्टिक्स में जाऊं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको तब भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। लेकिन क्या होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स फिर वॉलेटाइल होंगी, फिर वही मसला होगा, वहीं के वहीं खड़े होंगे कि जब हम एक फाइलम के गुजरेंगे दूसरे फाइलम में जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा पिछले फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। लेकिन अगर हम इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना, तो हमें उन्हें कैटेगराइज करना आसान हो जाता है। आपको ये एग्जैक्टली मालूम होगा कि किस फाइलम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वहां क्यों है। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कोई फाइलम एसिमेट्रिकल क्यों है या कोई फाइलम रेडियल सिमेट्रिकल क्यों है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें कुछ टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पढ़ना है। एक सवाल है, पैराजोआ में यूनिसेलुलर? नो, पैराजोआ में मल्टी सेलुलर। मैंने अभी पिछली स्लाइड में कंफर्म किया आपको कि पैराजोआ के अंदर मल्टी सेलुलर ही होते हैं, लेकिन बस उनके अंदर ट्रू एनिमल प्रॉपर्टीज नहीं होती। ठीक है, जी जी रहीमा, पैराजोआ मल्टी सेलुलर। मैंने अभी रहीमा को आंसर किया था और अभी जो कमेंट आया उसको मैंने आंसर कर दिया। अच्छा, तो ये मैंने आपको अब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वन बाय वन, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपके लिए आसान होता चला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न या कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि दोनों साथ लेंगे वो बताता हूँ। अच्छा, इस पिक्चर को समझिएगा। एट फर्स्ट ग्लैंस आपको ये समझ नहीं आती कि यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा सा आप 2 से 3 मिनट पॉज करके खामोशी से और से सुने कि ये इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर ए में बहुत सारे सेल नजर आ रहे हैं, सेल्स हैं बेसिकली, और पिक्चर बी में बहुत सारे सेल्स नजर आ रहे हैं लेकिन इनके पास नंबर्स हैं। सेकेंड ईयर में एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या उसको हम डेवलपमेंट एजिंग के नाम से भी जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रोथ में, हम किसी भी चीज के फिजिकली या स्ट्रक्चरली बढ़ने को कहते हैं। अगर कोई चीज स्ट्रक्चरली इंक्रीज हो रही है उसको कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, जरूरी नहीं बायो में हो, बायो से हट के भी हम ग्रोथ वर्ड को पढ़ते हैं। बट जब डेवलपमेंट में हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसकी डिफरेंशिएशन, उसकी मेचुरेशन, उसके फंक्शन एनहांस होना। अब पता है पिक्चर बी में हुआ क्या है? पिक्चर बी में हुआ है कि जो सेल जीरो है वो सेल जीरो आके डिवाइड तो किया है, लेकिन अब बहुत से सेल्स उसमें से उनके साथ 1 लगा हुआ है, कुछ के साथ 2 लगा हुआ है, कुछ के साथ 3 है, कुछ के साथ 4 5 6 तरह नंबर क्यों पता है क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं, ना सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं बल्कि उनको उनका फंक्शन असाइन होता जा रहा है। ठीक, तो दिस इज व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज व्हाट वी मेक या दिस इज व्हाट वी कॉल अ टिश्यू। ठीक है, जब हम टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यूजुअली स्टूडेंट्स वही याद की भी लाइन सुना देते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। भाई ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन कैसे? मान लीजिए यहाँ पे जितने भी मैं किसी भी नंबर की बात कर लेता हूँ, लेट से 1 है या 2 है या 3 है। ठीक है, यहाँ पे जो भी वो नंबर है, ठीक है, या 4 है, तो उन नंबर्स का को वो नंबर यहाँ पे क्यों असाइन हुआ? अब यहाँ पे अगर 6 है तो इसलिए क्योंकि 6 वो वाले सेल्स इनको उनका फंक्शन असाइन हो गया। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, बीटा सेल पेंक्रियाज में होते हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं, तो हमारी बॉडी में 400 किस्म के सेल है। अब बीटा सेल इंसुलिन ही क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि बीटा सेल में उसका जो जीन है वो एक्टिवेट हो गया है, तो इसलिए वो सिर्फ अपना ही फंक्शन करेगा, बाकी और काम नहीं करेगा। इसकी तरह पैंक्रियाज में अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, तो अल्फा सेल भी तो वन ऑफ द टाइप है ऑफ टिश्यू, उनके भी तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर ग्लूकागॉन ही क्यों बना रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनके लिए वो वाला जीन एक्टिवेट हो गया। तो जिस तरह से टीम वर्क होता है और उसके अंदर सबका अपना अपना काम असाइन होता है, तो इस तरह से वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है,
इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर सेल्स काम करते हैं, वो यूनिट में काम करते हैं, ठीक है। और इसलिए हम जब उन्हें कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, तो दे वर्क टुगेदर इन अ यूनिट। आपको पता है इस वक्त जो हमारी क्लास हो रही है तो हम सब इस वक्त एक तरह टिश्यू की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका, हम सबका एक टॉपिक और हम एक एजेंडा पे एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये है टिश्यू। लेकिन जब वो ग्रुप ऑफ सेल्स को फंक्शन असाइन ना हुआ हो, अनअसाइंड हो, यानी कि डिफरेंशिएटेड ना हो, तो फिर आप उसको कॉलोनी बोलते हैं। तो अब कुल मिला के बात यह है कि पिक्चर ए और पिक्चर बी का फर्क यह है कि दोनों तरफ ग्रुप ऑफ सेल है। एक में फंक्शन असाइन नहीं है तो वो कॉलोनी है, और एक में फंक्शन असाइन है तो वो टिश्यू है, ठीक है। देखिए एक हुजूम हो, वो उसको आप कॉलोनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से उसमें मॉब क्रिएट होता है। लेकिन अगर उनका सबका काम बटा हुआ और सबको काम ये करना है तो उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहेंगे। एनिमल्स के अंदर एक्चुअल में डिवीजन ऑफ लेबर होती है, सारे सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, और इस वजह से वो टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और फिर वही पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं, ठीक है भाई। नहीं, आज ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो शुरू के फायला है वो डिस्कस करूंगा सुंदर, इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम ये कंप्लीट करेंगे। पोरिफेरा पैराजोआ की टाइप है, या इसको आप इस तरह से कह सकते हैं ज़ारा के पैराजोआ में इंक्लूड होने वाला फाइलम है पोरिफेरा। मैंने ना भी फाइलम की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाई है, इसलिए मैंने बताया कि पिछली साइड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बताया कि 9 मेजर में एक फाइलम है पोरिफेरा, ठीक है, वो ये लिखा हुआ है, वो पैराजोआ में इंक्लूड है। बाकी जो 8 फाइलम है वो यूमेटाजोआ में इंक्लूड है, ठीक है। पैराजोआ में यूनिसेलुलर नहीं, वो तो खैर मैंने क्लियर कर दिया था कि वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ठीक है भाई। ओके, फिर मैंने ये जो आपको कॉलोनी और टिश्यू का फर्क बताया, आई होप ये क्लियर हो गया। और जीजी नाबिया, मुझे अभी जहां लगेगा मैं इंशाल्लाह इसको कलर भी चेंज कर लूंगा या उसको टेक कर लूंगा, ठीक है ना। अब अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं इसको बिल्कुल समअप करूं कि दोनों ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। एक तरफ अगर वो एका या यूनिटी या कोऑर्डिनेशन हो तो दिस मेक्स देम अ टिश्यू, दे वर्क एज अ यूनिट टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। अब समझ आया कि व्हाई टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। बट जब वो एका ना हो, वो कोऑर्डिनेशन ना हो, तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग अपना काम कर रहे होते हैं, और उसको फिर हम कॉलोनी कहने लग जाते हैं, ठीक। अब आई होप आपका ये जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो क्लियर हो गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट कॉलोनी, ठीक है, वर्सेस टिश्यू, ठीक। और अब मेरे लिए इससे ऊपर वाला यानी कि जो डेवलपमेंटल पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताने के बाद अब आपको पहले ये स्लाइड बताना, फिर मैं उस क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड पे आता हूं जो मैंने अभी भी स्किप की है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिए, इसका ताल्लुक सेकंड ईयर से भी है, तो और आप अपने अपने सेकंड ईयर से गुजर रहे हैं तो आपको इस बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन भी होगी। लेकिन लेट्स गो बैक अ बिट, और फर्स्ट ईयर के ही हम एनिमेलिया के इंट्रोडक्शन से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सारे एनिमल्स की जो लाइफ होती है, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो फर्टिलाइज एग से स्टार्ट होती है, जिसका नाम होता है जाइगोट, ठीक है भाई। और हमने भी रिसेंटली जो रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया उसके अंदर भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात की थी कि स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। फिर वो जाइगोट सेल डिफरेंट डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं, उसके थ्रू डिवाइड करता है। तो पहले वो बनाएगा, जब फर्स्ट डिवीजन करेगा 2 सेल बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 सेल डिवाइड करेंगे तो वो 4 सेल बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। और फिर जब 4 सेल डिवाइड करेंगे तो वो 8 सेल्स बनाएंगे, ठीक। और फिर 8 सेल्स फर्दर डिवाइड करते हैं तो 16 बनाते हैं और आगे सेल्स बनाते हैं, तो उससे हम मोरुला कहते हैं। मोरुला का जो नाम है बेसिकली वो मलबेरी से निकला है। मलबेरी हम शहतूत को कहते हैं। जो मोरुला का जो लुक होता है ना वो मलबेरी टाइप होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो अरेंज इस तरह से होते हैं कि वो जैसे कि वो शहतूत हो, ठीक है। फिर मोरुला के अंदर कैविटी आ जाती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और वो स्टेज अपग्रेड होकर ब्लास्टोला बन जाता है, ठीक है। और फिर ब्लास्टोला में इन्वेजिनेशन होती है और फिर उससे गैस्ट्रोला बनता है, ठीक। ये अगेन आई रिपीट, ये टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट एजिंग वाले चैप्टर का है, जो कि उसके अंदर पूरा ये प्रोसेस है। आपको बताने का मकसद ये है कि सारे एनिमल्स जो है वो इस डेवलपमेंटल पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस को पहले मैं आंसर करूं। सेल्स अगर काम करे तो टिश्यू, वरना कॉलोनी होंगे। जवेरिया इसमें सिर्फ इतना सा ऐड करें, सेल्स अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन करें तो टिश्यू, और अगर पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करेंगे तो कॉलोनी कहलाएंगे। यानी कि जवेरिया सेल्स काम तो हर सूरत करेंगे, ठीक है। अगर फर्ज कर लीजिए वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं तो टिश्यू है, और अगर कोऑर्डिनेशन के बगैर अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं तो जो है वो कॉलोनी, ठीक है। जब टीचर क्लास में होता है, सारे स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ रहे होते हैं डिसिप्लिन बना के, वो टिश्यू है। और जब टीचर चला जाता है, क्लास खत्म हो जाती है, तो वो अपना अपना काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दैट्स कॉलोनी, राइट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो कर रहे हैं, बस सारी बातें कोऑर्डिनेशन है या वो नहीं है।
मतलब ग्रुप ऑफ सेल पर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। यस, अगर हम कॉलोनी की बात करें तो रहीमा ऐसा है, ठीक है। जी मैं इसका पेन की थिकनेस बढ़ा देता हूँ। अच्छा, जाइगोट से अगर हम 2 सेल स्टेज और फिर 4 सेल स्टेज की बात करें और 8 सेल स्टेज और मोरोला और ब्लास्टुला गैस्ट्रुला की तरफ जाए तो ऐसा है कि इन स्टेजेस से, यानी कि अगर मैं इन स्टेजेस को थोड़ा सा आपको एक तरह से रिकॉल करूँ या इसका रूट बताऊं, तो जाइगोट जो है it upgrades to 2 cell stage after cleavage and then it again divides to form 4 cell stage, then again divides to form 8 cell stage, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न को समझते हैं तो वी कैन इजीली से कि सारे एनिमल्स, ठीक है, सारे एनिमल्स जो होते हैं वो जाइगोट से 2 सेल स्टेज की तरफ जाते हैं और फिर क्लीवेज के बाद वो 4 सेल स्टेज की तरफ जाते हैं और उसके बाद वो 8 सेल स्टेज की तरफ जाते हैं, देन मोरुला की तरफ जाते हैं, फिर ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, ठीक है। इसमें एक बात समझ लीजिएगा, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो सेल्स जिनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो सेल्स जिनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वो नहीं जाते कहां पे, वो नहीं जाते उस टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न की बात हो रही थी, ठीक। तो अब इस बात को जरा आप लोग प्लीज क्लियर रखिएगा, वो ये कि अब मैं इसको अगर इसको यस इफ आई एक्सप्लेन इट विद दिस क्लासिफिकेशन नाउ, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें लिखी हुई हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आए। इसको आप आराम से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा तो इसमें हर चीज प्रॉपरली लिखी हुई है, सारी चीजें क्लासिफिकेशन में, और इससे अच्छी क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक, क्योंकि हर चीज बहुत अच्छे से सॉर्टेड है यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले हम किंगडम एनिमेलिया को, जो कि मल्टी सेलुलर है, उसको हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट 9 से समझ नहीं आया था लेकिन आज समझ आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई, और आई होप बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएं। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा था कि हम किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक तरफ हमारे पास है सेलुलर लेवल, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये दो ग्रुप्स ये कौन से हैं, राइट। देखिए, सेलुलर लेवल वाले वो वाले ग्रुप है जिसके अंदर कॉलोनी है, जिसके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जबकि जो दूसरा वाला ग्रुप है जिसके अंदर टिश्यू है उसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कोऑर्डिनेशन होगी। अब आ रही बात समझ में? जो पहला वाला ग्रुप है ना सेलुलर लेवल वाला, उसके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिसिंग है, यानी कि ये जो पहला वाला ग्रुप है सेलुलर लेवल, ये बेसिकली है कॉलोनी वाला, ठीक। और जो दूसरा वाला ग्रुप है वो, क्योंकि उनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपग्रेड कर जाते हैं टू टिश्यू, एंड देन अगेन फिर वही ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन टिश्यू से, फिर वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन से, फिर वो ऑर्गन की तरफ जाता है, फिर वो ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम इसको अगर फर्दर आगे ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है सिमेट्री का। तो आइए अब मैं इसको सिमेट्री वाले को क्लासिफाई करता हूं। सबसे पहले मैं आपको अभी तक 2 कॉन्सेप्ट जो हमने किए मैं उसको रिकॉल करूं। तो मैंने आपको अब तक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया कॉलोनी और टिश्यू का फर्क इस पिक्चर से, ठीक है, जिसमें पिक्चर बी जो है वो टिश्यू की और पिक्चर ए जो है वो कॉलोनी की है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न आपको समझाया, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से एनिमल्स की लाइफ एक फर्टिलाइज सेल यानी कि जाइगोट से शुरू होके कुछ स्टेजेस से गुजरती है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और इस पे जाती है, और ये सबको फॉलो करना होता है। अब इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है बताता हूँ। वो एक्सेप्शन है फाइलम पॉरिफेरा। क्यों? क्योंकि अब अगर हम इस क्लासिफिकेशन के पीछे जाएं तो गौर से आप देखिएगा, वाहिद जो फाइलम पॉरिफेरा है, ठीक है, ये है वो पहला फाइलम पॉरिफेरा जो कि पैराजोआ इंक्लूडेड है, ठीक। तो ये जो पहला वाला ग्रुप है ना, यही तो पैराजोआ है, और बाकी वाला ग्रुप यूमेटाजोआ है, ठीक है। सेलुलर वाला जो है वो पैराजोआ हो गया, और दूसरा वाला जो टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाला है वो यूमेटाजोआ हो गया, और उसमें आता है हमारे पास पॉरिफेरा, ठीक। अब चूंकि पॉरिफेरा के अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो कॉलोनी लेवल पे, राइट, तो जिसके पास टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी ना, वो आगे इन सेल्स की तरफ 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला की तरफ नहीं जाएगा। पता है क्यों? वो इसलिए नहीं जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इन सारी स्टेजेस से गुजरने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, इन सारी स्टेजेस से गुजरने के लिए टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, सही है। मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दोबारा बताता हूं। देखिए, होता क्या है, सारे एनिमल्स की जो लाइफ है वो उनके जाइगोट स्टेज से शुरू होती है, ठीक है, लेकिन उस जाइगोट स्टेज से शुरू होने के बाद, उस जाइगोट स्टेज से लाइफ शुरू होने के बाद
अगर उनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी वो कोऑर्डिनेशन होगी, तो फिर वो सेल्स अपग्रेड करेंगे 2 सेल की तरफ, 4 सेल की तरफ, 8 सेल की तरफ मोनोला। यानी कि इस पूरे रूट के लिए रिक्वायरमेंट है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होना। लेकिन अगर वो ना हो, यानी अगर वो कॉलोनी लेवल पे हो, तो वो इन सारी इस रूट को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए वो पैराजोआ में इंक्लूड है। अब समझ आया कि हमने सेलुलर लेवल पे पैराजोआ पे पॉलीफेरा को क्यों अलग थलग किया हुआ है। पैरा अलोंग द एनिमल, राइट। और अलोंग क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रू एनिमल प्रॉपर्टीज नहीं है। अब ट्रू एनिमल प्रॉपर्टी क्या है? ये है ट्रू एनिमल प्रॉपर्टी है बेसिक एनिमल डेवलपमेंट के रूट को फॉलो करना। और जब वो डेवलपमेंटल पैटर्न फॉलो नहीं होगा तो आप इसको अलग कर दोगे। अगला सवाल, वो डेवलपमेंटल पैटर्न फॉलो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जो मैंने आपको यहां समझाया। ठीक है, सो इस तरह कॉन्सेप्ट्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट अलग है और एक अलग है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद सवाल आ रहे हैं तो मैं उनका आंसर करता हूं। पॉरिफेरा कॉलोनी है रहीमा, परफेक्ट। ये बिल्कुल पॉरिफेरा कॉलोनी, पॉरिफेरा में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती बच्चे। ठीक है, एनिमल्स में भी सेम डेवलपमेंट का पैटर्न होता है। जी जी, सेम एनिमल का उसका डेवलपमेंट का पैटर्न होता है, यानी कि जाइगोट से लेके ऑल द वे गैस्ट्रुला, सिवाय पॉरिफेरा के, क्योंकि पॉरिफेरा में अगेन वही वाली बात के टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं, पॉरिफेरा में ये डेवलपमेंटल पैटर्न नहीं है, और वही मैंने भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि पॉरिफेरा में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। सबसे पहले क्यों मैंने ये वाली पिक्चर से स्टार्ट किया था? क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो 8 फाइलम है वो इसको फॉलो कर रहे हैं, और वो जो अकेला एक फाइलम है ना, वो उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, कॉलोनी को, क्योंकि पॉरिफेरा के अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। यस, सेलुलर लेवल सिर्फ पॉरिफेरा है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, किंगडम एनिमेलियम में रखा क्यों है अनाबिया? किंगडम एनिमेलियम इसलिए रखा है क्योंकि बेचारा एटलीस्ट मल्टी सेलुलर तो है। आप समझ आया? अब इस पैराजोआ यूमेटाजोआ को आप 2 मिनट के लिए देखिए और गौर से सोचिए। हमने इन 2 ग्रुप्स को निकाला था मेटाजोन से, राइट, और मेटाजोन मल्टी सेलुलर है, तो यानी कि पैराजोआ बेशक टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता, बेशक ट्रू एनिमल प्रॉपर्टीज नहीं रखता, तो रखने की वजह क्योंकि एटलीस्ट मल्टी सेलुलर, यानी कि ये मल्टी सेलुलर होते हुए किंगडम एनिमेलिया में होने के लिए क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज वाई। ठीक, और चूंकि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रख रहा, तो ये बेसिक एनिमल डेवलपमेंटल पैटर्न से बाहर है, और इसलिए इसके अंदर बेसिक एनिमल प्रॉपर्टीज नहीं है, और इसलिए हम इसको ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स के साथ नहीं बल्कि अलग से रखते हैं, बिसाइड एनिमल्स, एंड दैट इज व्हाई वी कीप इट इन ग्रुप पैराजोआ। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। ओके, यस, पॉरिफेरा में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है रहीमा, देयर यू गो, बिल्कुल सही। फिर इसे किंगडम एनिमल में रखा क्यों, मैंने बता दिया। इनसे फिर डेवलपमेंट कैसे होगी? पर इनमें डेवलपमेंट होगी नहीं। ठीक है, इनमें क्या होगा, वो जो सेल्स है ना, वो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं और अलग अलग अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, दे डोंट वर्क टुगेदर, दे डोंट फॉर्म टिश्यू, दे डोंट फॉर्म ऑर्गन, दे डोंट फॉर्म सिस्टम, एंड इसलिए हम इनको प्रॉपर एनिमल कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम इनको फॉल्स एनिमल के तौर पे बाहर रखते हैं पैराजोआ में। लेकिन किंगडम एनिमल से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि आई रिपीट वंस अगेन, ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है भाई, सबको क्लियर है मेरे बच्चों, समझ आ गया? अब हम चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने आपको अभी स्टार्ट किया है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करना बाकी है। ये मैंने आपको पूरा रूट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस पूरे रूट के लिए बिल्कुल वन लास्ट टाइम एक चीज आपको बता दूं, सारे एनिमल्स इसको फॉलो करेंगे। कौन? जिन सब में टिश्यू होगा। और कौन इसको फॉलो नहीं करेगा? जिसमें टिश्यू नहीं है, और टिश्यू सिर्फ एक में नहीं है। किसमें नहीं है? पैराजोआ में। किसमें नहीं? पॉरिफेरा में। इसका मतलब ये हुआ, ऑल इन ऑल कंक्लूड अगर करूं, कि पॉरिफेरा को छोड़ के बाकी सब डेवलपमेंटल पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, पॉरिफेरा को छोड़ के, पैराजोआ को छोड़ के सब डेवलपमेंटल पैटर्न को फॉलो करते हैं। पॉरिफेरा को छोड़ के, यानी कि पैराजोआ को छोड़ के सब डेवलपमेंटल पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, आई रिपीट इट थ्राइस, 3 मरतबा, ताकि आपके जहन में बैठ जाए। आप नींद में भी रात में ऊँगते हुए कोई उठाए तो आप कहें कि पॉरिफेरा में सब नहीं है। ठीक है, पैराजोआ में नहीं है। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम सिमेट्री की। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज प्लेन ऑफ डिवीजन। सिंपली आपके सामने पिक्चर है, बहुत अच्छे से क्लियर सब मेंशन है। सिमेट्री इज प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, जब किसी किस्म का प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा एनिमल हो जिसमें कोई प्रॉपर उसकी शेप ना हो और आप उसको किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में डिवाइड ना कर पाओ, तो आप उसको एसिमेट्रिकल कहते हो। जैसे कि ये है स्पंज, स्पंज पॉरिफेरा में है। ये जो आपको लास्ट कैटेगरी दिख रही है, ये पॉरिफेरा ही है। ठीक है, आप देखिए कोई सिमेट्री भी नहीं है। अभी क्या क्या बात हो रही थी? अभी तक जो बात हुई थी वो ये कि आपको क्या क्या पता लगा इसके बारे में? आपको पता लगा इसमें टिश्यू नहीं है। आपने कहा अच्छा भाई, अब जब टिश्यू नहीं है तो आगे डेवलपमेंटल पैटर्न नहीं है। आपने कहा चलो अच्छा भाई, अब डेवलपमेंटल पैटर्न भी नहीं है। अब पता लग रहा है सिमेट्री भी नहीं है। तो अब ऐसा ऐसा सामने आता जा रहा है कि ट्रू एनिमल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? ट्रू एनिमल प्रॉपर्टीज का मतलब टिश्यू होना, ऑर्गन होना, सिस्टम होना, डेवलपमेंटल पैटर्न का होना, सिमेट्री का होना, ये सब पॉरिफेरा में नहीं है। तो तभी पॉरिफेरा को हमने अलग रखा हुआ पैराजोआ। ठीक है भाई, हाँ इंशाल्लाह ताला ये इजी नहीं, इजीएस्ट चैप्टर होता जाएगा शादी आपके लिए।
इफ दे डोंट मेक टिश्यूज और अदर थिंग्स देन हाउ देयर पॉपुलेशन ग्रो, सिंपली बाय डिवीजन ज़रा। देखिए सेल्स किसी तरह डिवाइड करे ना करे लेकिन माइटोसिस तो कर रहे हैं ना, तो कॉलोनी होके भी तो डिवाइड कर सकते हैं। ये बताइए कभी आपने सुना है बैक्टीरिया में टिश्यू होता है? नहीं, बैक्टीरिया में टिश्यू नहीं होता, बैक्टीरियल कॉलोनी सुना होगा। तो क्या बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करते? बैक्टीरिया डिवाइड करते कैसे? बाइनरी डिवीजन से। एक सेल है बीच में डिवाइड करके 2 बन जाएंगे, 2 सेल है बीच में डिवाइड करके 4 बन जाएंगे, फिर डिवाइड करके 8 बन जाएंगे। तो देखिए डिवाइड करना इज नॉट एन इशू, पॉपुलेशन बढ़ाना इज नॉट एन इशू। प्रॉब्लम सारी है कि वर्क टुगेदर नहीं है, मिलकर काम नहीं करते तो कॉलोनी है। ठीक है, सही है ज़रा, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बैक टू सिमेट्री, हम बात करते हैं कि अगर किसी किस्म का कोई प्लेन ऑफ डिवीजन ना हो तो आप उसको एसिमेट्रिकल बोलते हो, और वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लास्ट वाले में। अब आगे बाकी 2 टाइप्स, बाकी 2 टाइप्स में एक का नाम है रेडियली सिमेट्रिकल और एक का नाम है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगर आप एनिमल को किसी एक प्लेन में डिवाइड करो, ठीक है, और उसके 2 हाफ्स हो, लेकिन बाकी अगर किसी और प्लेन में डिवाइड करो तो उसके 2 हाफ्स इक्वल ना हो, तो हम उसको बाइलेटरल कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। आपके सामने एक इंसेक्ट है और उसके हम मिड लाइन में हमने उसको डिवाइड किया, तो उसका राइट एंड लेफ्ट हाफ फिलहाल इस पिक्चर में देख रहे हैं लगभग इक्वल होगा। बट अगर हम उसको मिड से ऐसे डिवाइड करें तो इसका फ्रंट और बैक तो इक्वल नहीं होगा। तो जब ऐसा हो कि सिर्फ एक ही प्लेन में इक्वल हाफ आए और किसी दूसरे प्लेन में इक्वल हाफ ना आए, तो हम उसको बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। व्हाट डू वी कॉल इट? हम उसे बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। लेकिन अगर फर्स्ट के लिए किसी एक एनिमल को आप किसी भी प्लेन में डिवाइड करो, किसी भी प्लेन में डिवाइड करो और वो इक्वल हाफ दे, तो आप उसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, पता है इसके लिए आमतौर पे ये जो रेडियली सिमेट्रिकल है इसके लिए बॉडी का सर्कल में होना बहुत जरूरी है। अब खुद मुझे बताइए, अगर सर्कल को हम वर्टिकली डिवाइड करें तो भी इक्वल हाफ होंगे, अगर हम वर्टिकल के बजाय उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें, ठीक है, तो भी इक्वल हाफ होंगे, यानी हर सूरत इक्वल हाफ तो आने ही आने। तो रेडियली सिमेट्रिकल के लिए व्हाट्स द रूल? रेडियली सिमेट्रिकल के लिए रूल ये होता है स्टूडेंट्स के हम उसको हर सूरत जो है वो इक्वल हाफ में ही देखते हैं, किसी भी प्लेन में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देखिए एक लाइन ये है, आप डिवाइड करोगे तो इक्वल हाफ आएंगे, एक लाइन ये है डिवाइड करोगे तो भी इक्वल हाफ आएंगे, और एक लाइन ये है किसी भी तरह डिवाइड करेंगे इक्वल हाफ आएंगे। ठीक है भाई, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, जब किसी एनिमल के अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन ना हो यू कॉल इट एसिमेट्रिकल। जब किसी प्लेन के अंदर जब किसी एनिमल में आप एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, बाकी किसी और प्लेन में डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ्स नहीं होंगे, तो यू कॉल इट बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और जब आप उसको किसी भी प्लेन में डिवाइड करें और इक्वल हाफ्स आने ही आने हैं हर सूरत हर प्लेन में, तो हम उसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है भाई, चलिए भाई सवाल ले लेते हैं जो सवाल आते जा रहे हैं। पोरिफेरा में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, किंगडम एनिमल में रखा क्यों है मैंने बताया, पोरिफेरा डेवलपमेंट नहीं करते, ऐसा नहीं करते। ठीक है, उनकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ती है जवेरिया, मैंने भी बताया क्योंकि वो सेल्स को डिवाइड कर रहे हैं। एक और सवाल है डेवलपमेंट कैसे होगी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस में हमारे पास है पोरिफेरा नहीं, ये तो हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मेरे ख्याल मैंने सारे ही क्वेश्चंस का अब तक आंसर कर दिया है। हमें ह्यूमंस आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, यस सुंदर, ह्यूमंस आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। रेप्लिकेशन तो नहीं कहेंगे, डिवीजन कहेंगे, पोरिफेरा में डिवीजन होती है। नया पोरिफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। देखिए टिश्यू ना होने का हरगिज़ मतलब नहीं कि सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं हो सकती, सेक्सुअल एसेक्सुअल नायाब दोनों होती है। ठीक है, यस ह्यूमंस में बायलैटरली सिमेट्रिकल है, स्टार फिश में रेडियल सिमेट्रिकल होती है। यस अनाविया, वेरी गुड, अभी तो मैंने ये जिक्र भी नहीं किया एग्जांपल और आपने पहले ही बता दिया, बिल्कुल सही बेटा। इकाइनोडर्मेट्स यानी कि स्टार फिश में रेडियल सिमेट्रिकल होती है, क्योंकि उसके 5 आर्म्स होते हैं ना, आप उसको किसी भी तरह देखिए स्टार को, क्योंकि स्टार फिश का नाम इसलिए स्टार, उसकी स्टार लुक होती है, आप उसको किसी भी प्लेन में कट करो हमेशा इक्वल हाफ आएंगे। रेडियल सिमेट्री इज द अडेप्टेशन ऑफ सेजाइल लाइफस्टाइल। जरूरी नहीं है ये बात ठीक हो, उसकी वजह यह है कि स्टारफिश मोटाइल है, इवन फिर भी वो रेडियली सिमेट्रिकल है, तो ये कुछ हद तक बात सही है, बट इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। स्पंजेस में बडिंग होती है जी, स्पंजेस में बडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और स्पंजेस में फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, बडिंग भी हो सकती है, और उन स्पोर्स का नाम गेम्यूल्स होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब पोरिफेरा में बाइनरी डिवीजन होती है, हम कह सकते हैं कि एक सेल 2 में डिवाइड होता है, लेकिन बाइनरी डिवीजन ना इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन, याद रखिएगा, एंड पोरिफेरा में सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है भाई, अच्छा आप लोग बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं या आंसर्स हैं पोरिफेरा के बारे में दे रहे हैं, बस हम अभी पोरिफेरा पे जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आपको आपके जो फर्दर जितनी भी सवाल हैं और जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर होने लगे हैं। सिमेट्री का बताइएगा, परफेक्ट, मैं रिपीट कर दूंगा लास्ट टाइम। सिमेट्री में क्या होता है, जब किसी भी एनिमल को आप किसी भी एक प्लेन में डिवाइड नहीं कर पाते तो हम उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। जब किसी भी एनिमल को आप एक प्लेन में डिवाइड करो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो तो हम उसको बायलैटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। और जब आप एनिमल को किसी भी प्लेन में डिवाइड करो और हर सूरत इक्वल हाफ आते हैं तो हम उसको रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है भाई, इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम यहाँ पे जाए तो हमने ये भी पढ़ लिया है सिमेट्री वाला। ठीक है, और अब मैं वापस इस क्या नाम है आउटलाइन पे आता हूँ,
और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने एनिमल्स को डिवाइड किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया था, ठीक है। सेलुलर लेवल वाला ग्रुप कौन सा था? पैराजोआ, उसमें पॉरिफेरा आता है। और टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम वाला ग्रुप कौन सा था? यूमेटाजोआ, जिसके अंदर टिश्यू है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन है। और देखिए अब खुद से ही ऑटोमेटिकली चीजें खुलती चली जाती हैं जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी हो कि उसमें कोऑर्डिनेशन है, तो यानी कि वहां टिश्यू है। और जब वहां टिश्यू है तो वो, इसका मतलब जो वो डेवलपमेंटल पैटर्न है जो मैंने अभी उसके बाद आपको बताए थे, वो उनको फॉलो करेगा, राइट। इन डेवलपमेंटल पैटर्न को फॉलो करेगा, और जब वो इनको फॉलो करेगा तो उसकी सिमेट्री भी होगी, यानी ऑटोमेटिकली देखिए वो जो ऑप्शन सिमेट्री का यहाँ पे लॉक था वो अनलॉक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब पैराजोआ है और लेवल ऑफ जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की टिश्यू कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो जब टिश्यू कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो उसके ना होने से डेवलपमेंटल पैटर्न भी नहीं होती, ठीक है। उसके ना होने से सिमेट्री भी नहीं होती, यानी एसिमेट्रिकल होगा। तो अभी हमने जिस पिक्चर में ये देखा था, ठीक है, ये लास्ट वाला, तो वो स्पंजी तो था, पॉरिफेरा स्पंजिस को कहते हैं। अब समझ आया कि यहाँ पे जहाँ मैंने क्रॉस लगाया है ये स्पंज है, ये पॉरिफेरा है, इनमें सिमेट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? फिर वहीं से बात शुरू हो जाएगी, नो टिश्यू, नो डेवलपमेंट पैटर्न, नो सिमेट्री, नथिंग। हमने उसको फिर वही पैराजोआ में अलग करने की बजाय एक और ढूंढ ली, ठीक है। तो इस तरह आई एम गिविंग यू द रीजंस आहिस्ता आहिस्ता कि व्हाई इट इज प्लेस्ड सेपरेटली, व्हाई इट इज प्लेस्ड इन फाइलम, इन ग्रुप पैराजोआ, ठीक है भाई। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर ना वो मेरे आंसर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन है मेरे आंसर्स आ रहे हैं कि ट्रू एनिमल के अंदर प्रॉपर्टीज नहीं होंगी वो सारी जो पॉरिफेरा में है, तो यानी वो एब्सेंट होंगी, बिल्कुल सही, ठीक है। और अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ आ गए, यूमेटोजोआ। और यूमेटोजोआ में चूंकि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू है, तो ऑर्गन सिस्टम वगैरह सब होंगे और उसी वजह से वहां सिमेट्री हो जाएगी। अब आप देखिए, एक में है रेडियल और एक में है बायलैटरल, ठीक है भाई। रेडियल सिमेट्री के अंदर आते हैं दो फाइलम। अच्छा, इसमें ये जो एक तो नाइटीरिया है, ये हम अभी आज पढ़ रहे हैं, और ये वाला जो है ना, ठीक है, जिसको मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये बेटा माइनर फाइलम है। आई मीन ये है क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड, लेकिन चूंकि माइनर फाइलम है तो उसको इसलिए हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको कट किया, ठीक है भाई। तो टीनोफोरा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सीलेंट्रेटा हम पढ़ेंगे, वो माइनर है जिसको मैंने कट लगाया है। तो रेडियल सिमेट्री अब आ गई है। और दूसरी तरफ कौन सी सिमेट्री बेटा? दूसरी तरफ है बायलैटरल सिमेट्री। अब बायलैटरल सिमेट्री में जो आने वाले फाइलम होते हैं वो होते हैं तीन। बायलैटरल सिमेट्री में तीन, सॉरी फाइलम कह रहा हूँ, बायलैटरल सिमेट्री के अंदर जो ग्रुप्स आगे आते हैं वो तीन होते हैं। उसके अंदर एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट आता है। अब उसको मैं बताता हूँ, लेकिन आपको यहाँ तक क्लियर हो कि रेडियल सिमेट्री जो है वो उन एनिमल्स के लिए कहते हैं हम जहाँ पे आप किसी भी एक प्लेन में डिवाइड करो तो हमेशा इक्वल हाफ आते हो। बायलैटरल सिमेट्री उनके लिए जिनमें किसी भी एक प्लेन में इक्वल हाफ आते हैं, ठीक है भाई। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने उस कॉन्सेप्ट वाले स्लाइड पे। वी हैव डन सिमेट्री। अब मैं आपको बताने लगा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लास्टोपोर एक साथ, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का आपस में लिंक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक। चलिए भाई, लेट्स कम बैक टू दिस आउटलाइन। हम बात कर रहे थे सिमेट्री की, हम बात कर चुके थे सिमेट्री की। सिमेट्री का मैंने बताया कि जहां टिश्यू नहीं है वहां सिमेट्री है ही नहीं, क्रॉस लगा दिया। जहां सिमेट्री है वो सिमेट्री दो टाइप्स की है, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलैटरल सिमेट्री। बेटा जब बायलैटरल सिमेट्री होती है, अब ये आपको थोड़ा सा इसमें ना एक्सप्लेन मुझे इस तरह से करना है कि यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये जो गैस्ट्रुला है ना, ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज है गैस्ट्रुला वाली, इसमें तीन लेयर्स होती है। आपने सुना होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। गैस्ट्रुला उस स्टेज को कहते हैं जहाँ पे तीन लेयर्स आ जाए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जब ये तीनों लेयर्स आ जाती हैं तो आप उसको बोलते हो ट्रिप्लोब्लास्ट। व्हाट डू यू कॉल इट? आप उसको बोलते हो ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है। और अगर दो लेयर्स आए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म ना आए, तो हम उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट, ठीक। आई रिपीट, हमने अभी जो डेवलपमेंटल पैटर्न पढ़ा उसमें मैंने आपको ये सिखाया कि हर एनिमल की लाइफ पॉरिफेरा को छोड़ के जाइगोट से शुरू होने के बाद सर्टेन स्टेजेस से गुजरती है। पॉरिफेरा में क्यों नहीं होती मैंने बता दिया, टिश्यू नहीं है। अब जिनमें टिश्यू है उनकी स्टेजेस क्या होंगी? सबसे पहले वो डिवाइड करेगा 2 सेल स्टेज, फिर डिवाइड करेगा 4 सेल स्टेज, फिर डिवाइड करेगा 8 सेल स्टेज, फिर डिवाइड करेगा 16 सेल स्टेज, फिर मोरुला आएगी, फिर ब्लास्टुला आएगी, पूरा रूट है, और एंड करेगा ये गैस्ट्रुला पे। यानी यहां तक सब एनिमल्स ने जाना ही जाना है। अब गैस्ट्रुला में आ जाने के बाद गैस्ट्रुला की दो टाइप्स होती है, बिल्कुल सही है नाबिया। अगर 3 लेयर्स बने बेटा तो हम उसको बोलते हैं, उन 3 लेयर्स का नाम होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बहुत आसान है नाम से, एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर होती है, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर होती है, मीजो दरमियान वाली लेयर होती है। क्योंकि 3 लेयर्स है हम उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। और अगर एक्टोडर्म आए और एंडोडर्म आए और मीजोडर्म ना आए तो 2 लेयर्स है, फिर हम उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। तो गैस्ट्रुला की 2 फॉर्म्स होती हैं। और अब ये आपको यहां से समझना है, ठीक है। इसमें पिक्चर सी अगर हम देखें तो पिक्चर सी के अंदर बेटा ये बाहर वाली लेयर है ब्लू कलर की, ये है एक्टोडर्म
जो पिंक कलर की लेयर है ये है मीजोडर्म, और जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है यानी कि जो ग्रे कलर की है वो है एंडोडर्म। ठीक है, तो जब तीनों लेयर्स आती है उसको बोलते हो ट्रिप्लोब्लास्ट। और अगर मान लें कि ये पिंक लेयर ना होती, अगर ना होती, ठीक है, तो फिर हम उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट, यानी कि उस वक्त सिर्फ एक्टो और एंडो होती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, नहीं ज़रा फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। देखिए जर्म सेल्स की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा गलत होगा टेक्निकली, लेकिन जर्म लेयर्स जिनको हम जर्मिनल लेयर्स भी कहते हैं उसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। बिल्कुल सही, डिप्लोब्लास्ट को गैस्ट्रुला कहते हैं। नहीं रहीमा, गैस्ट्रुला की दो टाइप्स होती हैं, डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट, दो तरह के हैं। अगर 3 लेयर्स हैं तो ट्रिप्लोब्लास्ट, और अगर 2 लेयर्स तो डिप्लोब्लास्ट। एक्टोडर्म स्किन बनाता है, एक्टोडर्म की स्पेलिंग सुंदर ई से आएगी जी बेटा, बिल्कुल एक्टोडर्म बाहर की जो स्ट्रक्चर्स में स्किन बनाती है। रेडियल डिप्लोब्लास्ट है और बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्ट है। ओए होए होए भाई, क्या मतलब मैं जिस पॉइंट पे आया नहीं होता वहां पे आप लोग पहुंचे हुए होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ना कहते हैं ना सिग्नल आना शुरू हो गए। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो आप लोग 3G बने हुए थे और आप लोग आहिस्ता आहिस्ता 5G भी पहुंच चुके हैं। क्योंकि मैं बोलने वाला होता वो सवाल में आया था, मैंने कहा है ना आपके सवाल मेरे जवाब बनते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी एग्जैक्टली मेंशन करना था यहाँ पे और ये सवाल आ चुका है। तो भाई ऐसा रूल है कि जो रेडियल सिमेट्री होते हैं ना वो होते हैं डिप्लोब्लास्ट। ठीक है भाई, और जो बायलैटरल सिमेट्री होते हैं ना वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। बात खत्म। यानी कि जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगे, मीजोडर्म गायब होगा। और जो बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं उनमें 3 लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर्स होंगे। ठीक, और जैसे ही ठीक है बायलैटरल सिमेट्री यानी कि 3 लेयर्स आएंगी, फौरन सीलोम का ऑप्शन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए ट्रिप्लोब्लास्ट और डिप्लोब्लास्ट में आप सब जानते हैं कि फर्क है किस बात का, फर्क है मीजोडर्म का होने का। डिप्लोब्लास्ट में दैट मीजोडर्म इज मिसिंग, ट्रिप्लोब्लास्ट में दैट मीजोडर्म इज देयर, राइट। और मीजोडर्म से फिर 3 नए ऑप्शंस आ जाते हैं, और उसके लिए ये यूं समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट की जो है ना वो लास्ट पिक्चर है ये रही, और वो 3 जो पिक्चर्स हैं यहाँ पे ABC से आपको लेबल्ड है। अब बस वो कहते हैं ना कि वो लास्ट नेल है, अब उसके बाद तो फिर फाइलम शुरू है, यानी कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो पिक्चर A क्या कह रही है, पिक्चर B क्या कह रही है, पिक्चर C क्या कह रही है। A के अंदर, बल्कि आप C से चलें शुरू करें, उसको ऑपोजिट लेके चलते हैं। पिक्चर C में अगर आप देखें तो एक्टोडर्म है ब्लू कलर, मीजोडर्म है पिंक कलर और एंडोडर्म है ग्रे कलर, राइट। अब चूंकि मीजोडर्म है, ठीक है, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्ट तो है, ये तय है, ठीक। अब अगर ये पिंक लेयर यानी मीजोडर्म होके डिवाइड ना करे, स्प्लिट ना करे, तो कैविटी नहीं बनेगी। कैविटी का नाम क्या होता है? सीलोम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीजोडर्म होके स्प्लिट नहीं हो रही, तो यू कॉल इट ए सीलोमेट। तो पिक्चर सी क्या है? ए सीलोमेट है, ठीक है, लास्ट में देखिए मेंशन है, ठीक है। पिक्चर सी जो है वो ए सीलोमेट है। क्यों? क्योंकि मीजोडर्म है और वो स्प्लिट नहीं करी, तो हम उसको बोलेंगे ए सीलोमेट। पिक्चर बी में अगर आप देखें तो पिक्चर बी में क्या है? एक्टोडर्म है, बिल्कुल है ब्लू कलर, एंडोडर्म है ग्रे कलर, बिल्कुल है। मीजोडर्म जो है ना वो फॉल्स स्प्लिट कर रही है, मतलब प्रॉपर्ली स्प्लिट नहीं करी, छोटे छोटे पैकेट्स में स्प्लिट कर रही है, उसको हम बोलते हैं फॉल्स सीलोम। फॉल्स को हम बोलते हैं सूडो, आपको मालूम होगा, तो हम उसको बोलते हैं सूडो सीलोम, फॉल्स सीलोम। यानी कि मीजोडर्म है बट प्रॉपर्ली स्प्लिट नहीं कर रही। और अगर एक्टोडर्म हो, एंडोडर्म हो, मीजोडर्म हो और मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट करे, एक्चुअल में ना मीजोडर्म की लेयर्स होती हैं, सेकंड ईयर का टॉपिक है, अब हम एनिमिलिया पढ़ रहे हैं तो मैं उसकी बात यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं कर रहा, लेकिन आपको आइडिया दे देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मीजोडर्म की कुछ लेयर्स होती है, जिसमें से एक लेयर होती है लेटरल मीजोडर्म, ठीक है। उस लेटरल मीजोडर्म के अंदर अगर स्प्लिटिंग हो जाए तो एक कैविटी बनती है बीचों बीच उस लेटरल मीजोडर्म के, और उसको हम सीलोम कहते हैं। तो पिक्चर ए जो है ना उसमें क्या हुआ है? एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, बीच में मीजोडर्म, बीच में से स्प्लिट हो रही है, तो इसलिए सीलोम बन रही है, ठीक है भाई। ओके, चले भाई, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत अच्छा चैप्टर लग रहा है, और सुंदर साहब भी कह रही है कि भाई फेवरेट बना दिए, बहुत अच्छी बात है। आगे भी सारे चैप्टर फेवरेट होते जाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ये चुनना कि मोस्ट फेवरेट कौन सा चुने हम। अच्छा भाई, रहीमा का सॉरी हिजाब का सवाल है, और फिर सिर्फ नाइडीरिया ही रेडियल और डिप्लोब्लास्ट होगा, वो है बिल्कुल सही भाई हिजाब, बिल्कुल सही आपने बताया। रहीमा, मीजोडर्म एब्सेंट होती है, उसमें एक कैविटी होती है, उसे मिजोग्लिया कहते हैं। मिजोग्लिया तो कहते हैं रहीमा, लेकिन वो कैविटी नहीं होती, वो लेयर होती है, यानी मीजोडर्म की जगह मिजोग्लिया होती है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो आई होप आप सब लोगों को इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री से, बायलैटरल सिमेट्री में हमारे पास 3 ग्रुप्स आ गए, तो अब कहीं कुल मिला के ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ गए। वो क्या कि अगर मीजोडर्म है और मीजोडर्म हो के स्प्लिट ना करे तो आप उसको बोलेंगे ए सीलोम विदाउट बॉडी कैविटी, ठीक है। अगर मीजोडर्म है और प्रॉपर्ली स्प्लिट नहीं करी तो आप उसको बोलेंगे सूडो सीलोम, ठीक है, फॉल्स सीलोम लिखा है। और अगर मीजोडर्म हो के
उसकी जो लेटरल मेसोडर्म है वो इन बिटवीन द इट्स लेयर स्प्लिट करे तो हम उसको बोलेंगे ट्रू सीलोम सीलोमेट। अब पता है ये तीनों हमने जो कैटेगरीज है वो बायलैटरल से क्यों निकाली, क्योंकि बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्ट है। अब मुझे बताइए तीनों कैटेगरीज डिप्लोब्लास्ट से क्यों नहीं निकल सकती थी, ये तीनों कैटेगरीज रेडियल सिमेट्री से क्यों नहीं निकल सकती थी? रेडियल सिमेट्री में मेसोडर्म है ही नहीं, तो जब मेसोडर्म नहीं है वो डिप्लोब्लास्ट है, तो जब एक चीज नहीं है तो फिर ये सारी बातें कि वो स्प्लिट करेगी, फॉल्स स्प्लिट करेगी, नहीं करेगी, तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया ना। समझ रहे बात मेरी? अब आप इस पूरी क्लासिफिकेशन को पीछे से यानी एनिमिलिया से लेके आपको बात समझ आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने क्रैक कर लिया। सबसे पहले एनिमिलिया को इस बात के ऊपर हम खोलते हैं कि भाई लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बता दो। अगर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ले जाओ भाई कॉलोनी साइड पैराजोआ, बात खत्म वहीं पे। अगर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो ले जाओ दूसरी साइड यानी टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम। सही है भाई, यहीं से दो ग्रुप शुरू होते हैं। अगर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो पैराजोआ, अगर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो यू मेटाजोआ। ठीक है, उसके बाद यू मेटाजोआ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। कैसे कि अब जब टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर उस एनिमल को आप एक ही प्लेन में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे, और दो इक्वल हाफ में, तो आप उसको बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। और अगर किसी भी प्लेन में डिवाइड कर रहे हो और वो हर सूरत इक्वल हाफ दे रहे हो तो आप उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। उसके बाद चूंकि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो डेवलपमेंटल स्टेज तो फॉलो करेगा, तो डेवलपमेंटल स्टेज फॉलो करेगा तो गैस्ट्रुला बनाएगा, राइट। अब जब गैस्ट्रुला बनाएगा तो गैस्ट्रुला की दो वेरिएंट्स हैं, अगर 3 लेयर्स तो ट्रिप्लोब्लास्ट और अगर 2 लेयर्स तो डिप्लोब्लास्ट। ऐसा ही जब 2 लेयर्स डिप्लोब्लास्ट है तो मेसोडर्म है ही नहीं, बात वहीं से खत्म हो गई। और अगर 3 लेयर्स मेसोडर्म है तो मेसोडर्म से फिर 3 नई बातें शुरू होती हैं कि वो स्प्लिट नहीं करेगा या नहीं करेगी तो हम उससे बोलेंगे एसिलोमेट। अगर फॉल्स स्प्लिट करेगा तो हम उससे बोलेंगे सूडोसिलोमेट, और अगर वो बीच लेयर में ट्रू स्प्लिट करेगा तो हम उसको बोलेंगे सीलोमेट। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बताया इन रेडियल सिमेट्री देयर आर 2 लेयर्स आ रहा ओनली एग्जैक्टली, एक एक्टोडर्म है और बेटा और एक एंडोडर्म है। रहीमा आपके ये जो आपने लिखा है वर्ड क्लियर नहीं हो मुझे, लेकिन मेसोडर्म ट्रिप्लोब्लास्ट में होता है। ठीक है भाई, चले भाई, तो अच्छी बात है ना। अब जल्दी टाइम खत्म इसलिए होता है जब टाइम का पता ना चले, इसका मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत क्लास के अंदर इंगेज्ड हैं, वरना अगर क्लास खराब हो तो आप कहते हैं कि टाइम नहीं गुजर रहा। ठीक है, तो ये तो इंडिकेशन है कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है, पता ही नहीं आप इतना उसके अंदर इन्वॉल्व है, आपको टाइम का पता नहीं चल रहा। ठीक है भाई, अच्छा, तो ये हो गई क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब सीधा सीधा ये सारे फाइलम है। अब 9 फाइलम मेजर वाले कौन से हैं? एक हो गया पोरिफेरा, ठीक है भाई, ठीक, मैं यहाँ पे टिक मार्क करते जा रहा हूँ। एक हो गया पोरिफेरा, पैराजो में शामिल। एक हो गया नाइटेरिया सीलेंट्रेटा, दूसरा। ठीक है भाई, फिर तीसरा हो गया प्लेटिलमेंथिस, चौथा हो गया एशिलमेंथिस, पांचवा हो गया एनिलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा, सातवां मोलस्का, आठवां इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा माइनर फाइलम है, इसको हटा दें, और नवा हो गया कॉर्डेटा। ठीक है भाई, ये हो गई कंप्लीट आउटलाइन। ठीक है ना। अब ये जो सारी जो इसको फेयर करने के लिए अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहें तो मैं सब रिमूव इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली जो है वो टेक पिक्चर। ये मैंने आपके सामने जो 9 फाइलम है उनको मार्क कर दिया है, और 2 माइनर जिनको मैंने हटाया है, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी आउटलाइन कंप्लीट, एंड नाउ वी आर रेडी टू गो विद द फर्स्ट फाइलम, फाइलम पोरिफेरा। सीलो मेसोडर्म के ब्रेकडाउन से बनता है, बिल्कुल सही बेटा, ऐसा ही है। ठीक है, मेसोडर्म के ब्रेकडाउन से। आज इंशाल्लाह मैं जब आपको होमवर्क दूंगा ना, और होमवर्क के अंदर आप जब ऐप पे जाएंगे और आप वीडियोस देखेंगे, आपको क्या पानी की तरह समझ आएगा। मतलब आप कहेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके सामने, आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे ऐप देख के, कैसा लग रहा है सामने बैठे और एक्चुअली पढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इस बार क्योंकि एनिमिलिया है, बड़ा सबसे बड़ा चैप्टर है, तो सबसे ज्यादा मेहनत भी इसके ऊपर करनी है। आपको जो मैं वीडियोस देखने को कहूंगा वो आपने सारी देखनी है। ठीक है, इधर आपने कोई डंडी नहीं मारनी है, समझ बहुत अच्छा आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको क्या प्रॉमिस करना है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक, अगर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर को हलवा कैसे बनाना है और याद रखे रहना है, रिटेन रखना है, तो आपको वैसे वैसे करना होगा जैसे मैं आपको समझाऊंगा, और जिस अप्रोच से पढ़ाऊंगा आपको वो सारी चीजें रखनी है। ठीक है भाई, अच्छा, अब फाइलम पोरिफेरा आपके सामने आ गया, आपके सामने ढेर सारे पॉइंट्स हैं, आपको थोड़ी सी टेंशन होगी कि ये इतने सारे पॉइंट्स हमें याद करने हैं, लिखने हैं। आप डोंट यू वरी, ठीक है, मैं आपके साथ सारे जो पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी नोट्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और जो वीडियोस आप देखेंगे उनके अंदर भी ये पॉइंट्स हैं, और नोट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, अभी नहीं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वहाँ मेंशन होंगे, बिल्कुल परेशान हो इसकी आप फिक्र नहीं करें कि हमारे पॉइंट्स ने मिस हो जाए, हमें लिखने थे। आपका इस वक्त काम है लाइव सेशन में इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना, कॉपी करेंगे तो समझने का आपका टाइम रह जाएगा, फिर आप कहेंगे सर हमारा लिखने में जो है ध्यान था। तो ये सारी चीजें पूरी की पूरी फाइल और सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, आपके समझ जेब में रखे हुए, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है भाई,
तो पोरिफेरा। अब आप जरा कुछ पॉइंट्स पढ़े, आपको ऐसा लग रहा होगा आप जैसे आपने सुने हुए, जैसे आपके बहुत सारी चीजें भी पढ़ ली हैं। पोरिफेरा का मतलब बेटा ये क्यों होता है, क्योंकि ये पोर बियरिंग है, इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर होते हैं और इस वजह से इनको पोरिफेरा कहते हैं। मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँ, ये देखिए ये पिक्चर में, ये एक स्पंज की पिक्चर है, ठीक है। इनको जनरली हम स्पंज कहते हैं, ठीक है। सुंदर, इसमें ना ट्रिक्स से ज्यादा ये मैटर करता है कि आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद किए होते हैं ना, और आपने ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपने समझे, 6 के 6 कॉन्सेप्ट समझे होते हैं, तो आपको वो पॉइंट्स याद रहते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई निमोनिक नहीं, और अगर हो भी तो इवेंचुअली आप निमोनिक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि जी बस वो ट्रिक है, वो ट्रिक से याद हो जाए। आपको इवेंचुअली बहुत अच्छा सा पढ़ना होता है, ठीक है। जी हफ्सा, बिल्कुल रीजन है। मीजोडर्म की असल में ना कुछ लेयर्स होती है, उसमें से एक लेयर है लेटरल मीजोडर्म। तो लेटरल मीजोडर्म जब स्प्लिट होती है तो उसकी 2 लेयर्स होती है, सोमैटिक और स्प्लैंक्टिक। दैट्स अ सेकंडरी कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो उससे जो है वो सीलम बनती है, ठीक है। बाकी जी ह्यूमंस में मोरेला 16 सेल से आगे कहने लग जाते हैं, 16 32 आप उसको मोरेला बोलते रहते हैं। स्पंज मोटर की तरह काम करता है? नो, नॉट एट ऑल। आप शायद किसी और स्पंज की बात करेंगे। स्पंज जो है वो बेसिकली सिजाइल होता है, ये ना मरीन होता है, समुद्री पानी में होता है। और अगर आपने कभी किसी ज्योग्राफिक चैनल या डिस्कवरी एनिमल प्लैनेट वगैरह पे देखो तो डीप सी डाइवर्स नहीं आते हैं, जो बिल्कुल सी बेड होता है, ओशन का फर्श होता है बड़ा खूबसूरत सा, तो वो जमीन पे सजे हुए होते हैं, यही होते हैं। तो कॉरल्स होते हैं, वो नाइटेरिया होते हैं, और यहाँ पे वो पोरिफेरा होते हैं, ठीक है भाई। सो अब आपके सामने ये जो स्पंज है, आइए इसकी ऊपर बात कर लेते हैं हम। इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास छोटे छोटे पोर होते हैं। देखिए जो छोटे छोटे पोर है ना, इनसे पानी अंदर आ रहा है, उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये सब पिछले पॉइंट में लिखा हुआ। और एक बड़ा सा एक पोर है, उनको हम कहते हैं ऑस्कुलम, ठीक। वाइट इज नोन एज पोरिफेरा, पोर बियरिंग। इनकी बॉडी में छोटे छोटे आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहे होंगे, पोर्स हैं, इनसे पानी अंदर आता है, ऑस्टिया। और एक बड़ा सा पोर है, इससे पानी एग्जिट करता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ये सिजाइल होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, इसलिए मूव नहीं करते। इनके सेंटर में कैविटी होती है, नजर आ रहा है सेंट्रल कैविटी, और इसको हम स्पंजोसील कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये इनके नाम की रीजन हो गई। अब आइए इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रिवीजन हो रहा हो। सबसे पहले फाइलम पोरिफेरा का मतलब पोर बियरिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वाई इट इज नेम्ड सो, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस, मैंने बताया आपको अभी। ये सबसे छोटा फाइलम है, सिंपलेस्ट, और सबसे जो है वो सबसे छोटा फाइलम है स्मॉलेस्ट, और सबसे सिंपल फाइलम है सिंपलेस्ट। क्योंकि आप इस पहले फाइलम से शुरू करें तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी, एक जनरल है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो पहला फाइलम शुड बी टेक्निकली सिंपलेस्ट, और स्मॉलेस्ट भी यही है। कितनी स्पीशीज है? 5000। ये आपको नंबर याद रखने हैं, ठीक है। अगेन इस वक्त परेशान ना होइएगा कि आप जल्दी धड़ाधड़ कॉपी कर रहे हो, सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे लिखे हुए, आपको सिर्फ मेरे साथ साथ समझने और याद करने। तो इनको स्पंजेस कहते हैं, पोर बियरिंग कहते हैं, सिंपलेस्ट फाइलम है और स्मॉलेस्ट फाइलम है, ठीक है। और ये वाहिद फाइलम है जो पैराजोम में इंक्लूड होता है। अब देखिए लिखा है ट्लैक्स टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप कहेंगे कि ये सर एकदम पक्का रिवाइज हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे समझाया। बाकी आपको याद होगा अभी किसी ने सवाल बीच में किया था कि इनको हम क्यों रखते हैं एनिमेलिया में, अगर इनके अंदर इतने नुक्स हैं, इतने मसले हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनको बाहर निकाल नहीं सकते, ठीक है। और ये क्या है? सिजाइल है। आपको याद होगा जो बिल्कुल पहली स्लाइड थी, इसके अंदर मैंने बताया था कि मोस्टली दे आर मोटाइल एक्सेप्ट फ्यू, तो एक्सेप्ट फ्यू ये है, ये सिजाइल होते हैं, ठीक है। और जी रहीमा, बिल्कुल ये पॉइंट्स मैंने पहले ही बता दिए, तो आपको काफ़ी हद तक आसान लग रहा होगा। ज़्यादातर ये बेटा मरीन है, यानी कि समुद्री पानी में है, कुछ फ्रेश वाटर यानी दरिया के पानी में होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब गोल, अभी आपने देखा ना इनकी बॉडी ऊपर से गोलाई फॉर्म है। और एसिमेट्रिकल, आपको याद होगा, और मैं शुरू में बता रहा था जब वही वाली बात, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो सिमेट्री भी नहीं है, तो गैस्ट्रोला भी नहीं है, तो मोरुला भी नहीं है, तो ट्रिप्लोप्लाज्म भी नहीं, सारी चीज़ें नहीं है। अब इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर हैं, देखिए, ठीक है। ऑस्कुलम, जिनसे पानी जो है वो बाहर जाता है, और ऑस्टिया से पानी अंदर आता है। ये देखिए लिखा हुआ है पोर्स, ऑस्टिया से पानी अंदर आता है और ऑस्कुलम से बेटा पानी जो है वो बाहर जाता है। इन पोर्स के व्याप इनका ये नाम है। और अंदर एक कैविटी, इसका नाम क्या होता है? स्पंजोसील। सारे पॉइंट्स आपको ये क्लियर है। जी सिंपलेस्ट फाइलम हम पोरिफेरा को ही कंसिडर करेंगे। स्पंज बात के लिए होता है, जी बिल्कुल ऐसा ही है, बात के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत कम अब इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे मैं लेयर्स बता दूं आपको। देखिए पता है स्पंज की ना 3 लेयर्स होती हैं। अच्छा, ये 3 लेयर्स वाली नहीं है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, बिल्कुल नहीं, 3 लेयर्स अलग है। बाहर वाली लेयर का नाम होता है एक्टोडर्म, सॉरी माय मिस्टेक। बाहर वाली लेयर का नाम होता है पिनाकोडर्म, ठीक है। और अंदर वाली लेयर का नाम होता है क्वानोडर्म, यानी एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर लेयर का बेटा नाम क्या है? पिनाकोडर्म है, ये मेंशन है, ठीक है। आउटर लेयर का नाम क्या है? पिनाकोडर्म है, और इनर लेयर का नाम क्या है? क्वानोडर्म है, ठीक है। बाहर वाली लेयर पिनाकोडर्म के सेल पिनाकोसाइट्स, अंदर वाली लेयर क्वानोडर्म के सेल्स क्वानोसाइट्स, ठीक। तो आउटर लेयर हो गई और इनर लेयर हो गई, वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। बाकी जो इनकी मिडिल लेयर होती है उसका नाम होता है मीजेनकाइम, जिसमें अमीबा शेप्ड सेल होते हैं। यू कैन सी हियर अमीबा शेप्ड सेल, इनको हम अमीबॉइड सेल भी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम?
अमीबॉइड सेल, ठीक है, अमीबा शेप सेल है। बाकी ये है कि अगर हम यहाँ पे लेयर समझना चाहें तो बहुत आसान है। ये जो वाली लेयर है ये बेटा ये बाहर वाली लेयर है, ये जहाँ पे अमीबोसाइट है ये मिडिल लेयर है, और यहाँ पे ये वाले जो सेल है ना ये एंडोडर्मिस है। 3 लेयर्स हैं, ठीक है। यानी ये जो आपको केनोसाइट नजर आ रहा है ये इसकी इनर लेयर का सेल है, ठीक है, ये इसकी इनर लेयर का सेल है। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, जैसे जैसे मैं पिक्चर में आपको बताते जा रहा हूँ पॉइंट्स में साथ साथ नोट डाउन करा रहा हूँ, ठीक है। बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह सारी चीजें आपको याद होंगी। आप इसके अभी एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स आपको लिखे मिलेंगे। तो मैं आपको बार बार रीअश्योरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आपने घबराना नहीं है, अपनी टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। 3 लेयर्स है, आउटर लेयर पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट से बने हुए, इनर लेयर क्वाइनोडर्म क्वाइनोसाइट्स, दरमियान वाली लेयर मेसेनकाइम किसके बने हुए हैं, अमीबोसाइट्स, अमीबा शेप से, ठीक है भाई। यस, ट्री की तरह से जाइल होते हैं। अच्छा अगला पॉइंट, दे हैव गॉट ग्रेटेस्ट रीजनरेशन, व्हाई, इनके पास सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर पता है क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि सिंपलेस्ट है, ठीक है। मैंने बात पहले भी शायद एक्सप्लेन की हुई है, नहीं की हुई तो मैं अब बताता हूं। पता है कॉम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक रीजनरेशन से होता है। जितना एनिमल बेटा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा उसकी रीजनरेशन गिरती चली जाएगी, और जितना एनिमल जो है वो लीस्ट कॉम्प्लेक्स यानी सिंपल होता चला जाएगा उतना रीजनरेशन बढ़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है तो स्टेम सेल ज्यादा होते हैं और उसके अंदर रीजनरेशन करने का पोटेंशियल बढ़ता है। आपको पता है जो आपने अमीबोसाइट्स पढ़े ना, ये अमीबोसाइट्स, इनके पास ये स्टेम सेल्स हैं, इनके पास एक बेहतरीन रीजनरेशन है। कहते हैं अमीबोसाइट्स को आप छोटे से टुकड़े की फॉर्म में, जैसे अभी बडिंग कहा था, किसी ने गेम्यूल कहा था, छोड़ दो तो ये नया स्पंज बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? वो इसलिए बना लेंगे क्योंकि इनके पास फुल पोटेंशियल है दोबारा से एक नया स्पंज बनाने का, ठीक। तो द लेसर द कॉम्प्लेक्सिटी, और ये तो है सिंपलेस्ट, द ग्रेटर द जो है रीजनरेशन पोटेंशियल। तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी में लीस्ट है, सिंप्लिसिटी में बेस्ट है, तो रीजनरेशन भी इसकी मैक्स है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बाकी स्पेशलाइज केनाल सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ केनाल, ये इसका बेस्ट फीचर है। यहाँ पे जरा आप सब लोग होशियार हो जाए, ज्यादा अटेंटिव हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका बेस्ट फीचर और ये एमसीक्यू पॉइंट है इसका, राइट। इनका जो केनाल सिस्टम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर के बाद कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती, बिकॉज दिस पिक्चर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। क्यों? हमारे पास 3 आपको टाइप्स नजर आ रही होंगी। एक है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप में क्या होता है बेटा, स्पंजोसील होती है ना वो सिंपल होती है, हम प्राइमरी कहते हैं। साइकॉन टाइप में क्या होता है, जो स्पंजोसील होती है ना वो डिवाइड करती है सेकेंडरी ब्रांचेस में, तो हम इसको सेकेंडरी कहते हैं। और ल्यूकॉन में क्या होता है, जो स्पंज की जो कैविटी स्पंजोसील है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करती है, हम उसको टर्शियरी कहते हैं, ठीक है। आई रिपीट, थोड़ा सा पीछे पॉइंट में जाके देखते हैं। देखिए एस्कॉन प्राइमरी है, साइकॉन सेकेंडरी है, ल्यूकॉन जो है वो टर्शियरी है, ठीक है। क्या मतलब है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का? सिर्फ हमें नंबर से याद रखना नहीं बेटा। प्राइमरी वो है जो अनडिवाइडेड है, वन पीस में है। साइकॉन क्या? सेकेंडरी वो है जो डिवाइड होती है, और टर्शियरी वो है जो डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है। यस, दे कैन फिल्टर अमाउंट ऑफ वाटर ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स देयर साइज। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इतने पोरे के पानी आ रहा जा रहा है, ठीक है। तो ये इनका बेस्ट फीचर हो गया। अच्छा बाकी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है केनाल सिस्टम में इनकरेंट और एक्सकरेंट केनाल्स होती हैं। और अगेन वही जो इसके केनाल्स हैं वो आपको ये जो कलर नजर आ रहा है रेड कलर, जिसमें यहाँ पे सेल्स लाइन है जिसको फिल्टर कर लेते हैं। अच्छा अब इनके हम न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि न्यूट्रिशन कैसी होती है? ये बेसिकली फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर्स कौन होते हैं? फिल्टर फीडर्स वो होते हैं जो आने वाले पानी को छानते हैं, ठीक है। ना ये कोई कार्निवोरस है, ना ही हर्बीवोरस है, ना ही ओमनिवोरस है, फिल्टर फीडर है, पानी को छानते हैं और उसमें से अपने काम की चीज रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इनका बेस्ट फीचर आपको बता दिया। और अब अगर हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करें, याद कीजिए थोड़ा सा, बल्कि बिल्कुल एनिमेलिया के स्टार्ट में जाएं। हमने क्या बात की थी? भाई ये सिंपलेस्ट फाइलम है, ठीक है। हमने बात की थी ये पैराजोआ में, ये इस कदर सिंपल है कि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते। तो सोचिए जिसके पास टिश्यू नहीं है उसके पास जाहिर है ऑर्गन नहीं होगा, जिसके पास ऑर्गन नहीं होगा उसके पास सिस्टम तो दूर की बात है ना, सिस्टम क्या कोई खाक होगा? कोई भी सिस्टम नहीं होता। तो जब कोई सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे हर सवाल का, हर मसले का एक ही हल है, ठीक है। रिस्पायरेशन कैसे होगी? डिफ्यूजन। क्यों? रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है। सर्कुलेशन कैसे होगी? डिफ्यूजन। क्यों? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। डाइजेशन कैसे होगी? डिफ्यूजन। क्यों? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो आपने सुना होगा ना 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, पॉरीफेरस में फिट हो सकते हैं। जितने इनके प्रॉब्लम्स हैं इनके पास एक ही सोल्यूशन है, डिफ्यूजन जिंदाबाद। डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन, यानी आप इसको इस तरह से लें कि छोटे छोटे पोर से पानी अंदर आ रहा है, राइट। पानी अंदर आएगा, उसी से खाना अंदर आ जाएगा, फिल्टर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा? उसी से ऑक्सीजन आ जाएगी, उसी से ही काम की चीजें ले लेंगे। अब जो ऑस्कलम से पानी जो एग्जिट कर रहा है, ठीक है, ये जो हमने देखा था ऑस्कलम से, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी साथ ले जाएगा बाहर,
कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाएगा, अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट भी ले जाएगा, सारी चीजें लेके जाएगा। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये जो डिफ्यूजन है, पानी का आना और जाना, इस पानी के आने और जाने से रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी। ठीक, फिर बात करते हैं स्पंजेस में जो है वो एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन जो होता है वो इनका बाकायदा से स्पिक्यूल्स का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम के, सिलिका की स्पिक्यूल्स होती हैं, उनसे बना होता है। ठीक है, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकती है, क्योंकि अगेन एक एनिमल है तो दोनों रखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इनकी वही किससे होती है? गैमीट से होती है। मेल गैमीट स्पर्म आप जानते हैं और फीमेल गैमीट ओवम आप जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों गैमीट जो है वो अमीबोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, और ये दोनों गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जाइगोट बन जाएगा। प्लस ये दोनों सेक्सेस यानी दोनों सेल्स एक ही स्पंज बनते हैं, तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट समझे? हर्माफ्रोडाइट का मतलब दोनों सेक्सेस का एक ही बॉडी में होना, तो ये हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है भाई। अच्छा, डेट्रिटस पे फीड नहीं करते ना ना बेटा, डेट्रिटस पे फीड अर्थवॉर्म करते हैं, इसलिए वो डेट्रीवोर होते हैं। ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, आते हुए पानी को छानते हैं। ठीक, बाकी ए सेक्सुअल प्रोडक्शन इनकी कैसे होती है? इनकी बर्डिंग के जरिए होती है, और बर्डिंग से बाकायदा वो जो बर्ड्स बनते हैं ना, कि जो छोटे छोटे पोर, उनको गेम्यूल कहते हैं। देखिए गेम्यूल की पिक्चर, गेम्यूल की पिक्चर है जिसके अंदर आप स्पोर्स देख सकते हैं। उनका ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू था। और अगर इनकी सेक्सुअल प्रोडक्शन होगी तो स्पर्म एंड ओवम से होगी, तो जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट जिस लार्वा में हैच करता है उस लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला। ठीक है भाई, तो ये थे इनके पॉइंट्स पोरिफेरा के। अगेन एक कम टाइम में जब आप इतने सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं तो आपको इनिशियली लगता है कि यार ये तो जहन में नहीं बैठेंगे, बट अगेन यू विल गेट नोट्स। ठीक है, डोंट वरी, आपको जो वीडियोस में दूंगा आप उसमें उसको दोबारा देखेंगे, ये सारे पॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएंगे। ठीक है, जब आप एक साथ सारा पानी जमीन पर डाल देते तो जज्ब होने में टाइम लगता है ना, तो गिव योरसेल्फ सम टाइम। ठीक है, परेशान नहीं होना है कि इतने सारे पॉइंट्स आ गए, अभी दूसरा फाइलम आएगा और प्रॉब्लम करना शुरू हो गया। माइंडसेट शुरू से ऐसा बनाए स्ट्रॉन्ग कि हमें इसे सॉल्व करना है। पहले से माइंडसेट आपने बनाया है ना, टॉस करते ही कि आज तो हार गए, तो आप कंफर्म हारेंगे। ठीक है, टॉस करते हुए बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है कि जी हमने तो जीतने के लिए खेलना है या हमने अपना बेस्ट देना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज शुरू से कुछ और होती है। फिर आप सामने वाले को खातिर में नहीं ला रहे होते, फिर आप कहते हैं कि लड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से ही इसको पढ़ना होता है कि आपने शुरू से डरना नहीं है इससे, इसको शुरू से आप इसके ऊपर हावी रहेंगे, ये आपको इसके ऊपर ये ना हो कि ये आपके ऊपर हावी हो रहा हो। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, आगे जो सवाल आए हैं उनको देख लेते हैं। मीन्स दैट न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन वाटर, हाँ कह सकते हैं ज़रा, इनका जो न्यूट्रिशन है उनके पानी के जरिए आ रहा होता है। बाकी सर ह्यूमन किस फाइलम में आते हैं बेटा? ह्यूमन आते हैं फाइलम कॉर्डेटा के वर्टिब्रेट्स में, बिल्कुल लास्ट फाइलम। स्पंजेस में मेटाबॉलिज्म होगी, बिल्कुल होगी भाई, सेल्स हैं तो हर सेल में मेटाबॉलिज्म होती है, लिविंग तो है ना। बॉडी चेन की तरह ये फिल्टर करते हैं, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, फिल्टर करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स वाज दैट दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बट स्पंजेस टू फिल्टर फीडर्स हैं। ओके फातिमा, ये बात आपने बहुत अच्छी रेस की बेटा। देखिए बात मैंने बिल्कुल कही कि एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं और फिल्टर फीडर एक्सेप्शन है। इसी तरह से मैंने बात कही थी कि फातिमा के एनिमल्स जो होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं, तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। क्या स्पंजेस सिजाइल होके एक्सेप्शन में नहीं है ना? तो इसी तरह बेटा फातिमा ये फिल्टर फीडर होते हुए एक्सेप्शन में हो सकते हैं। तो यस यू आर राइट कि मोस्टली एनिमल्स में होलोजोइक होती है, लेकिन इनमें एज एक्सेप्शन जो है वो फिल्टर फीडर है। चलिए मैं आपकी इस बात के ऊपर एक और आंसर करता हूँ। इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स फ्लूइड फीडर होते हैं, फ्लूइड फीडर भी होलोजोइक में नहीं आता, एक्सेप्शन नंबर 2। तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हम नहीं पढ़ते आर्टरी में, आर्टरी वो होती है ऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करती है, स्टिल देयर इज पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेट ब्लड कैरी कर रही है, स्टिल देयर इज अम्बिलिकल आर्टरी, डीऑक्सीजनेट ब्लड कैरी कर रही है, राइट? तो इसी तरह यहाँ पे भी कुछ सिजाइल है वो ये है, एसिमेट्रिकल है वो ये है, फिल्टर फीडर है वो ये है। ठीक है, आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड एंड वेरी गुड क्वेश्चन फातिमा, थम्स अप। सर हर्माफ्रोडाइट अगेन एक्सप्लेन करें बेटा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है दोनों सेक्सेस का एक ही बॉडी में होना, यानी स्पर्म एंड ओवम एक ही बॉडी से प्रोड्यूस, हम उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है भाई, सो दिस एंड्स पोरिफेरा एंड वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम नाइडीरिया, जो कि आज के सेशन का लास्ट फाइलम है। इजी पीजी फाइलम है, इस पर फिक्र नहीं करें। और एक मरतबा आपने फाउंडेशन सेट कर ली ना, पोरिफेरा की कॉन्सेप्ट सेट हो गए, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। और तो और नाइडीरिया में एक चीज याद करें भाई, पिछली क्लासिफिकेशन से आपने सीखा कि पोरिफेरा गुजर गया, पोरिफेरा गुजरा मतलब पैराजोआ भी गया, तो इसका मतलब ये यूमेटाजोआ का पहला फाइलम हुआ कि नहीं हुआ? हमने पढ़ा था पैराजोआ में सिर्फ एक ही फाइलम है पोरिफेरा, तो इसका मतलब ये यूमेटाजोआ का पहला फाइलम आ गया। तो वैसे दूसरा फाइलम है, लेकिन ये यूमेटाजोआ के हिसाब से पहला फाइलम है। तो नाइडीरिया का जो नाम है वो नीडियोसाइट से निकला है। आइए बात करते हैं नाइडीरिया में क्या होता है। पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, नाइडीरिया में यहाँ पे ना इसकी एग्जांपल जैसे हाइड्रा, आपको पता है हाइड्रा जेलीफिश वगैरह इसमें आते हैं। अब हाइड्रा में होते हैं टेंटिकल्स, टेंटिकल्स को अगर हम लेट से जूम करें तो टेंटिकल्स में ना आपको थोड़े थोड़े फासले से कुछ नुकीले से सेल नजर आएंगे। ये आपको एक सेल नजर आ रहा है जिसमें एक छोटा सा एक नोक वाला स्ट्रक्चर, आपको एक लम्हे के लिए लगेगा शायद हमला करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं। पहली बात तो ये सेल है,
और प्रूफ ये है कि ये आपको इसका न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये रहा न्यूक्लियस इसका, ठीक है। और इसके अंदर ना एक बैटरी ऑपरेटेड स्ट्रक्चर होता है, वी कॉल इट नेमेटोसिस्ट। हम इसे क्या कहते हैं बेटा? नेमेटोसिस्ट। इसके अंदर बाकायदा से ये जो थ्रेड है, ये कॉइल होता है, इसके अंदर बंद होता है ये, और ये इसके अंदर ना पॉइजन जो है वो मौजूद होता है। ट्रिगर बेसिकली ये जो नोकीला सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेसिकली सेंस करने के लिए, जैसे इसका कोई प्रे सेंस होता है ना, तो फौरन ये जो कॉइल थ्रेड है ना, ये रिलीज हो जाएगा और ये अपने प्रे का राउंड एंटेंगल हो जाएगा, यानी ये बाकायदा अपने थ्रेड को डिस्चार्ज करता है। इसमें पॉइजन होता है, मैं फिर कह देता हूँ। तो इस तरह से ये डंग मारता है। ये पूरा एक सेल है, इसका नाम है नीडोसाइट, ठीक है भाई। ये जो आपने सीखा ये बाकायदा नीडोसाइट है। अच्छा, अभी हमने लास्ट चैप्टर में ही हेटेरोफोडाइट पढ़ा है, मीनिंग मेल एंड फीमेल डिफरेंट बॉडीज विच आर ह्यूमंस। वेरी गुड अनाब, ये बिल्कुल सही। और हेर्माफ्रोडाइट इसको ऑपोजिट है। पोरिफेरा में जो फंक्शन होते हैं वो सारे डिफ्यूजन की हेल्प से होते हैं, ऑलमोस्ट, तकरीबन ज्यादातर फंक्शन डिफ्यूजन से होते हैं। ये क्लियर हुआ भाई? पोरिफेरा के बाद नाइजीरिया का नाम, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। ये क्रिस्टल क्लियर वर्ड याद रखिएगा, मैं आपसे पूछता रहूंगा। इसका मतलब होता है पक्का पानी वाला आ गया, बेहतरीन, ठीक है भाई। तो हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइजीरिया जिस वर्ड से निकला है नीडोज, उसका मतलब है स्टिंगिंग नीडल। अभी क्या आपने सेल में पढ़ा, पका एक नीडल थी, वो उससे स्टिंग यानी डंग मारता है, ठीक है। और नाइजीरिया का जो नाम है वो इसलिए आया बिकॉज इनके अंदर वही नेमेटोसिस्ट है जो मैंने भी आपको दिखाया, और उनके अंदर वो बार्ब्ड थ्रेड्स हैं। देखिए थ्रेड तो है, बार्ब मतलब छोटे छोटे कांटे होते हैं, और उनके अंदर पॉइजन टिप हुआ होता है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? यहां से इनका नाम है, और ये देखिए नीडोसाइट से इनका नाम निकला है। अब आप देखिए, मैं बहुत उम्मीद नहीं बल्कि यकीन के साथ कह रहा हूं कि इस क्लास के बाद आपको पोरिफेरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं लगी। आप कहेंगे कि कोशिश भी करें तो पोरिफेरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें समझा है, मतलब हमने और बियरिंग, हम नाइजीरिया के नाम रटने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समझ आया कि नाइजीरिया के पीछे नीडोज वर्ड है, और नीडोज का मतलब स्टिंगिंग नीडल, और बाकायदा वो स्टिंगिंग नीडल्स वाले सेल है जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं। यहाँ सी साइलेंट है, राइट। तो वहां से नाइजीरिया का नाम आया। तो ऐसे समझें, ऐसे बड़े के नाम खुद चल के आपके मुंह पे है, आपको रटने के लिए कोशिश ना करनी पड़े। अच्छा, इनका पुराना नाम सील एंड ट्रेड भी रह चुका है। पता है क्यों बेटा? इसलिए रह चुका है क्योंकि इनके अंदर बाकायदा एक कैविटी होती है, और वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो है, इसका नाम होता है एंटेरॉन। पता है एंटेरॉन में और गट में क्या फर्क होता है? गट में दो ओपनिंग होती हैं, एक में होता है माउथ और एक होती है एनस। एंटेरॉन वो कैविटी होती है, इसमें एक ही ओपनिंग होती है, उसी से फूड जाता है इंजेक्शन, उसी से फूड बाहर आता है इंजेक्शन, यानी एक ओपनिंग वाला। इसको हम कहते हैं एंटेरॉन, और कैविटी को हम कहते हैं सील, COEL। तो क्या मतलब बन गया? सील एंटेरॉन कैविटी, और एंटेरॉन वाली यानी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, राइट। तो इसको हम सील एंटेरॉन कहते हैं, इसलिए इनका पुराना नाम सील एंड ट्रेड भी, इस फाइलम का दूसरा नाम, ठीक है जी बेटा। एम्फीबियंस फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, और उसके अलावा पोरिफेरा में जो फंक्शन, हाँ जी वो मैंने आंसर कर दिया है, तो आंसर तो मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे इनका वाला पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया, सील एंड ट्रेड्स कहलाते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कोरल्स आते हैं, ट्रू जेलीज मतलब जेलीफिश, सी एनिमोन्स, हाइड्रा, सी पेन, ये सब आते हैं। प्योरली वाटर में एक्सक्लूसिव एक्वेटिक, और अगेन ये भी ज्यादातर समंदर पानी में होता है, और ये 9000 स्पीशीज। याद करें उधर 5000 थी, इधर 9000 होती हैं, ठीक है भाई। समझ नहीं आया बेटा? ये आपने वर्ड जो लिखा है, मेरे ख्याल एंटेरॉन लिखा होगा आपने बेटा, यहाँ पे एंट्रेट लिखा हुआ है ना। एंटेरॉन की स्पेलिंग जो होती है वो ENTERON है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक ही, वो डाइजेस्टिव कैविटीज में एक ही ओपनिंग हो, ठीक है भाई। ये देखिए लिखा हुआ है, और इधर भी ये वर्ड मेंशन है एंटेरॉन, हॉलो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और ये सीलोम नहीं है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि वो कैविटी सीलोम है, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये मैंने मेंशन कर दिया। नाविया एंटेरॉन वर्ड लास्ट पॉइंट में देखिए मेंशन है, आपको वहां से भी क्लियर हो रहा होगा। तो भाई ये थे इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब आगे चलते हैं, इनके कुछ पॉइंट में समझ ले। यहाँ पे लिखा दे मे बी सेडेंटरी और फ्री स्विमिंग, मतलब ये सिजाइल भी हो सकते हैं, और फ्री स्विमिंग का मतलब ये मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है? तो इस पॉइंट को मैं भी होल्ड कर रहा हूं, और इसमें 2 मिनट बाद वापस आता हूं और आपको बताता हूं कि मैं इसका क्या मतलब है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गन नहीं बल्कि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होती है। और क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया पोरिफेरा में टिश्यू नहीं थे, और यहाँ से टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। बाकी ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। जो डिप्लोब्लास्ट भी है, देखिए लिखा ओनली फाइलम टू बी डिप्लोब्लास्ट। अब ये 2 पॉइंट्स आप कहेंगे कि सर बिल्कुल जेब में रखे, वो मसला ही नहीं है, हमें समझ आए हुए। क्यों? क्योंकि ये रेडियली सिमेट्रिकल है, जो रेडियली सिमेट्रिकल होता है वो बताया था वो डिप्लोब्लास्ट है। तो टिश्यू आ गया है भाई, तरक्की हो गई, यूमेटाजोआ में चले गए, सिमेट्री आ गई, रेडियल वाली तरक्की, और रेडियल जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्ट होते हैं, ठीक है भाई। तो वहां पे मेंशन है। बाकी देखिए वो जो 2 लेयर है वो कौन से? एक्टोडर्म या एपिडर्म, दूसरी वाली है एंडोडर्म। कौन सी वाली लेयर का है? मीजोडर्म। मीजोडर्म की जगह क्या होती है? देखिए मिजोग्लिया। मेरे ख्याल रहीमा ने पहले सवाल किया था बेटा, ये देखिए मिजोग्लिया लिखा हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं, इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, और 2 फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। वो समझाता हूं मैं आपको। ओहो, ये इस पिक्चर में देखें, आपको बड़ा अच्छे से क्लियर होगा। 2 फॉर्म्स हैं,
ठीक है, ये वाहिद फाइलम है जो ये काम करता है। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सबको प्लांट ज्यादा देने चाहिए। प्लांट्स में एल्गा में होता है, याद है, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट, वो वाला सीन है यहाँ पे। एक है पॉलिप और एक है मेडुसा। पॉलिप जो है उसका माउथ ऊपर की तरफ होता है और वो सिजाइल होता है। मेडुसा का माउथ नीचे की तरफ है और वो मोटाइल होता है। इतना सा फर्क है। पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन करता है और मेडुसा जो है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है, और इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बाकी लाइफ साइकिल स्पीड्स फॉर इटसेल्फ, खुद से सब कुछ, हर चीज बहुत क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए जो हाइड्रा है वो हाइड्रा मतलब पॉलिप की फॉर्म है बेसिकली। जो पॉलिप फॉर्म है ना वो बडिंग करके एसेक्सुअल प्रोडक्शन करती है, ठीक है भाई। और फिर उन बर्ड से मेडुसा बनते हैं। अब मेडुसा में कुछ बर्ड जो है वो फीमेल मेडुसा बनाते हैं, कुछ मेल मेडुसा बनाते हैं। अब चूंकि ये फीमेल मेडुसा है तो देखिए एग बन रहा है, और अगर कोई मेल मेडुसा होगा तो उससे वो स्पर्म बनेगा, वो फर्टिलाइज करेंगे, सेक्सुअल प्रोडक्शन होगी, जाइगोट बन जाएगा। तो ये हो गई सेक्सुअल प्रोडक्शन, कौन कर रही है? मेडुसा। ये हो गई एसेक्सुअल प्रोडक्शन, कौन कर रहा है? पॉलिप, ठीक है भाई। तो ये फर्क आपके सामने मौजूद है। पॉलिप का माउथ ऊपर, मेडुसा का माउथ नीचे। पॉलिप सिजाइल, मेडुसा मोटाइल। पॉलिप एसेक्सुअल प्रोडक्शन करे, मेडुसा सेक्सुअल प्रोडक्शन करे। और अगर अब आप इस पॉइंट पे जाएं तो आप कहेंगे क्लियर हो गया, दे मे बी सेडेंटरी। ये किसकी बात हो रही है? पॉलिप की, सिजाइल। फ्री स्विमिंग, ये किसकी बात हो रही है? मेडुसा की। यानी सिजाइल, मोटाइल, यहां पर भी दो ऑप्शन हैं, ठीक है भाई। बेटा इंशाल्लाह प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम को असफा मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी इसकी बारी है। अभी मैंने उसको इसलिए नहीं छेड़ा है क्योंकि अभी ना हम सीलोमेट पे नहीं गए, जब जाएंगे तो बेफिक्र है, मैं इंशाल्लाह बेटा बताऊंगा। हाँ बेटा रहीमा, पॉलिप और मेडुसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रहे वो पॉलिप और मेडुसा के पॉइंट्स, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। देखिए सिजाइल है और वो मोटाइल है, ये एसेक्सुअल है और वो सेक्सुअल है, ठीक है भाई। और बाकी वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे मेंशन है, सही है। ये पॉइंट्स थोड़ा सा एक्स्ट्राज में यहाँ तक नहीं आता, लेकिन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको पता होनी चाहिए, और मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइटेरियंस में नेमेटोसिस्ट होते हैं, वही जो मैंने भी आपको दिखाए थे, बैटरी ऑपरेटेड स्ट्रक्चर, याद है? इस जगह ये नेमेटोसिस्ट थे, ठीक है, जिनके अंदर जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये पैरालाइज करते हैं अपने प्रे को। और कैसे करते हैं? वो इंजेक्ट करते हैं वो थ्रेड जिसमें पॉइजन होता है, बार्ब लगे होते हैं। बाकी रिप्रोडक्शन इनकी अगेन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों। बताइए क्यों लिखी हुई? क्योंकि एसेक्सुअल करता है पॉलिप बडिंग से, सेक्सुअल करती है मेडुसा गैमीट से, ठीक है। और इनके लार्वा का नाम क्या होता है? प्लैनुला। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? पोरिफेरा। पोरिफेरा के लार्वा का नाम क्या होता है? एम्फीब्लास्टुला। तो ये मैंने आपको इसके लार्वा का बताया। और आखिरी पॉइंट इनका ये है कि इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बेटा ये होता है कि इनके बहुत सारे पॉलिप्स और मेडुसा मिलके रहते हैं, ठीक है, और मिलके मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। बहुत से पॉलिप और मेडुसा, जैसे कि इनके एनिमल्स को ना हम ज़ोइड्स कहते हैं। अब जैसे कि कुछ ने अपना काम ले लिया कि हम रिप्रोडक्शन करेंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा बेटा? उनका नाम हो जाएगा गोनोजोइड्स। गोनो मतलब रिप्रोडक्शन। और कुछ जो है वो डिफेंस के लिए काम करेंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा? डेक्टिलोजोइड्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा बेसिकली डिफेंस के लिए। इसी तरह कुछ काम संभालेंगे न्यूट्रिशन के लिए, उनका नाम क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोजोइड्स, ठीक है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर ये होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा टेक अप देयर फंक्शन, अब देखिए टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड मर्ज देमसेल्फ इनटू अ कॉलोनी। और चूंकि वो अलग अलग शेप के होते हैं तो इसलिए हम इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? पॉली मतलब मेनी, मॉर्फो मतलब शेप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा अक्वायर डिफरेंट फंक्शंस, एंड बिल्कुल ये समझ लीजिए कि टीम वर्क है ये, ठीक है। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है न्यूमेटोफोर, एक सॉर्ट का स्ट्रक्चर है, हैट लाइक, जिसके ऊपर ये फ्लोट करता है। तो उससे क्या होता है कि ये फ्लोट करता रहता है और सारे जो जितने भी जो ज़ोइड्स है पॉलिप और मेडुसा वो मिलकर काम करते हैं, ठीक है। एवरी नाइडेरियन विल एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। फातिमा यहाँ पे मैं ये जरा क्लियर कर दूं फातिमा के सवाल पे। बेटा होता ही है कि बहुत से नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जो ज्यादातर पॉलिप फॉर्म में रहते हैं, लेकिन मेडुसा में थोड़ी सी देर के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे करेंगे? लाइफ साइकिल कैसे होगी? और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मेडुसा फॉर्म में ज्यादा रहते हैं। जेलीफिश मेडुसा फॉर्म में ज्यादा रहती है, लेकिन पॉलीफॉर्म में जरूर जाएगी थोड़ी सी देर के लिए। बेशक वो अपने 90% टेन्योर में सेक्सुअल फॉर्म मेडुसा फॉर्म में रहे, लेकिन 10% के लिए जरूर जाएगी। क्यों? वरना लाइफ साइकिल नहीं होगी। तो जेलीफिश कैसे आगे अपनी प्रोजेनी बनाएगी? राइट, ठीक है भाई। जी बेटा, प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम्स का मैं फिर बता दूं, मैंने उसको अगले सेशन के लिए क्यों होल्ड किया हुआ है? क्योंकि उसमें पढ़ेंगे सीलोमेट्स। बेटा सीलोमेट्स नहीं, आप बेफिक्र है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम आपको बिल्कुल बताऊंगा। ओके, तो ये मैंने वाले पॉइंट्स बता दिए, ठीक है, और यहां तक बता दिया। आई होप आपको नाइडेरिया भी बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अब कुछ एमसीक्यूज है, आइए वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और फिर मैं आपको होमवर्क बताता हूं। आज हमने 2 फाइलम पढ़े, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और 2 फाइलम। पूछा गया है स्पंजेस के बारे में क्या इनकरेक्ट है। स्पंजेस वॉरिफेरा से बिलोंग करते हैं, पेनाइकोसाइट एपिडर्मिस बनाती है, एसिमेट्रिकल भी होते हैं। डी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा, क्वाइनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन मीसेनकाइम, जबकि एक्चुअल में कहां होते हैं? ये होते हैं
एंडोडर्म में जो अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम क्वाइनोडर्म कहते हैं, याद है, मीजेनकाइम मिडिल लेयर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, जी जी बेटा बिल्कुल मारवा ऐसे ही है। एक्स करंट पोर, स्पंज में वो वाला पोर जिससे पानी बाहर जाता है, यानी जो एग्जिट करने वाला पोर है वो है ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया इनकरंट होता है। वो कौन सा कैनाल सिस्टम है जिसमें स्पंजोसील डिवाइड होती है सेकेंडरी और टर्शियरी में, याद है, डिवाइड एंड रीडिवाइड, तो वो कौन सी थी, ल्यूकॉन टाइप। ठीक है भाई, मल्टी सेलुलर फ्री स्विमिंग लार्वा, स्पंज का जो लार्वा है उसका नाम क्या था, एम्फीब्लास्टुला, जो मैंने करवाया था। और एसेक्सुअल प्रोडक्शन स्पंज में किसके जरिए होती है, गेम्यूल, जो कि छोटे छोटे बर्ड्स या स्पोर्स होते हैं। अगर आप बाकी सब देखें वो सेल्स या लार्वा है, तो उसका आंसर नहीं है बेटा। ज़ोइड्स हम पॉलिप या मेडिसा को ही कहते हैं। जू का देखिए, ज़ोइड जू से निकला, जू मतलब एनिमल, तो डिफरेंट एनिमल जो पॉलिप या मेडिसा बना रहे हैं उसको हम ज़ोइड्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइटेरियंस क्या होते हैं, नाइटेरियंस रेडियली सिमेट्रिकल हैं और साथ में डिप्लोब्लास्ट है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बी भी गलत है, सी और डी हो नहीं सकते, बायलैटरल नहीं होते। नाइटेरियंस के बारे में क्या इनकरेक्ट है, सीलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम बिल्कुल करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में प्लैनोलर लार्वा होता है, बिल्कुल होता है। नॉन सेलुलर लेयर बिटवीन टू सेलर इज नोन एज मीसेनकाइम, याद करें वो लेयर कौन सी थी, मेसोग्लिया थी, तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन डी है। ए बी और सी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। हाइड्रा किस फॉर्म में होता है, हाइड्रा इज प्रेजेंट इन द पॉलीफॉर्म यूजुअली। ठीक है, जैसे कभी फातिमा का सवाल आया था, तो हाइड्रा ज्यादातर पॉलीफॉर्म में रहता है, और जो जेलीफिश है वो ज्यादातर मेडिसा फॉर्म में रहती है, कुछ दोनों में रहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म किस में होती है, अभी हमने पिछली जो स्लाइड की थी ना, इसमें देखिए पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी का नाम था फाइसेलिया, राइट। तो इसका जवाब क्या होगा बेटा, फाइसेलिया इसका नाम है। इसका एक और नाम होता है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। बाकी पॉलिप के बारे में आता है, पॉलिप क्या होते हैं, पॉलिप आर एसेक्सुअल, ठीक है, मोटाइल होते नहीं, वो तो मेडिसा होते हैं, सेक्सुअल भी मेडिसा होते हैं, और अम्ब्रेला लाइक भी मेडिसा के है। तो सारे ए सी और डी जो है मेडिसा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल होता है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो आपको करवाने थे, मैंने और करवाया पॉलीफेरा और नाइजीरिया से रिलेटेड। अब आपका बेटा आगे का होमवर्क, द ग्रैंड होमवर्क, ठीक है, जिसमें आप जब मुझसे अगले थर्सडे को 2 बजे मिलेंगे तो आप ये सारी वीडियोस देख के रखेंगे।